जागरूक इंसान होने के नाते और विद्यार्थी होने के नाते यूपीएससी का वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी इन्वायरमेंट में, क्योंकि इन्वायरमेंट आप जानते हैं जियोग्राफी का ही पार्ट है। जैसे हिस्ट्री काफ़ी लेंदी होने की वजह से उसको अलग करके बना दिया है आर्ट एंड कल्चर, वैसे ही आपका जो जियोग्राफी है इसको बहुत लेंदी था, जिसमें से पर्यावरण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके आईएएस में। अन एग्जाम में तो जियोग्राफी महत्वपूर्ण है ही, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी मिला के बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। लेकिन आईएएस में इन्वायरमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए इसको अलग कर दिया गया है। और आईएएस में आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आते हैं और मेंस में भी आते हैं लिखने के लिए। इसलिए आपका इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर जो कि एक बड़े सब्जेक्ट के पार्ट है, उनको अलग करके एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया है। और उसको आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। तो बच्चे बताइए इन्वायरमेंट क्या है, बताइए। आप सभी लोग इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक इन्वायरमेंट मतलब बना हुआ है। जैसे इस कक्षा का भी एक इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव सकारात्मक पढ़ने वाला, ये भी एक इन्वायरमेंट है। बाहर बच्चे बात कर रहे हैं, टहल रहे हैं, वो भी एक इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट किससे बना है, इन्वायरमेंट क्या है, हम किससे कहते हैं इन्वायरमेंट, या आसपास या वातावरण है उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं इसको पर्यावरण, जिसका सिंपल सा मतलब होता है परि प्लस आवरण, यानी कि परि मतलब चारों ओर से, आवरण मतलब ढका। तो आपको पता है कि इस पर्यावरण में दो तरह के जीव पाए जाते हैं, एक होते हैं जैविक, जैविक जो सारे जिनमें जान होती है, और अजैविक जिसमें जान नहीं होता है। क्या पर्यावरण सिर्फ जैविक और अजैविक दो ही चीज़ों से मिलकर बना है, या इसके अलावा और भी कुछ आपके पर्यावरण में शामिल होता है, बताइए। छोटी क्लास में तो हम बस इतना ही पढ़ते हैं, जैविक और अजैविक तत्वों के सम्मिश्रण से बना हुआ जो चारों तरफ का हमारा आवरण है वो पर्यावरण है। लेकिन रियल में जो आपको जानना चाहिए उसमें पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हैं, विचार कीजिए। बहुत आसान, आप लोग डेली से मिले हुए हैं और आप लोगों को पता ही है। बस ये है कि वहाँ तक ध्यान क्या जरूरी है, सब पता है। भौतिक, सांस्कृतिक सारी चीज़ें। जैसे आप इस बिल्डिंग से भी तो मिले हैं जो आपने बनाया है, तो ये भी क्या है, पर्यावरण है। ये घर के अंदर का पर्यावरण, घर के बाहर का पर्यावरण। तो ये आपके जितनी भी भौतिक संसाधन जो आपने बनाए हैं, रोड, बिल्डिंग, मकान, जो भी सारी चीज़ें बनाई हैं, और एक सांस्कृतिक कल्चर भी तो आपने डेवलप किया है, जो कि जैसे यहाँ का कल्चर है, मैं आई और आप लोग स्टैंड हो गए। लेकिन अगर बाहर होते तो फिर ऐसे ही रहते, जैसे जिस भी अवस्था में रहते। तो ये क्या है, ये भी एक कल्चरल पर्यावरण डेवलप हुआ है जो आपने डेवलप किया है। क्लास का अलग, घर का अलग, बाहर मैदान का अलग, और कहीं सार्वजनिक प्लेस का अलग। तो यस तो आपकी पर्यावरण में क्या क्या हो गया, जैविक, अजैविक और भौतिक और सांस्कृतिक। और भौतिक को ही अजैविक भी कहते हैं, लेकिन अजैविक में वो जो मानव ने बनाए हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अजैविक में वो भी हैं जिसको नेचर ने बनाया, जैसे मिट्टी, जैसे वायु, जैसे प्रकाश, जैसे अनेक चीज़ें, ये सारे नेचर ने बनाए हैं। लेकिन बहुत सारी अभौतिक चीज़ें आपने भी तो बनाई हैं, जिससे आप जुड़े हुए हैं। ये पेन, ये आपका मार्कर है, रजिस्टर है, प्लेट है, कुर्सी है, घर है, ये सब क्या है, ये भी अभौतिक है। लेकिन इसको किसने बनाया है, मनुष्य ने। यानी कि कृत्रिम, प्राकृतिक, वो सारी चीज़ें जो चाहे नेचर ने बनाया है, चाहे आपने बनाया है, चाहे वो जीवित है या वो अजीवित है, यानी कि उसमें जान नहीं है, वो सब आपके पर्यावरण में शामिल होते हैं। इसलिए आप जब क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है, तो ऑप्शन में रहेगा जैविक, अजैविक, सांस्कृतिक, भौतिक। तो आपके क्या हो जाएंगे, सभी। ये सारी चीज़ें आपके पर्यावरण में शामिल होते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों से मानव घिरा है और ये सारी चीज़ें मानव को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर ये चेयर, ये बेंच ना होता तो फिर आपको नीचे बैठना पड़ता, प्रभावित हो जाता ना स्टडी, फिर बैठ के पढ़ते। जैसे बचपन में या पहले के टाइम में प्राइमरी स्कूल में लोग टाट बिछा के पढ़ते थे, तो वहाँ का पर्यावरण अलग हो गया, यहाँ का अलग है। हो सकता है और कभी टेक्निकल हो जाए ये चीज़ें, फिर आप ये वाला जो बोर्ड है आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल। तब आप चीज़ों को देखेंगे भी, वहाँ पे मैप दिखेगा, तो पर्यावरण थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, टेक्निकल हो जाएगा। तो आपकी चीज़ों ने आपके पर्यावरण को प्रभावित किया ना, यानी कि हर चीज़ आपको प्रभावित करती है। अब आपको ये चीज़ें पता है, आप बताएंगे कि जैविक चीज़ों की वजह से अजैविक चीज़ें हैं, या अजैविक चीज़ों की वजह से जैविक चीज़ें हैं, या दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा ये बताएं, अगर जैविक चीज़ें हैं तो क्या अजैविक चीज़ें, मतलब बिना अजैविक के जैविक चीज़ें रह सकती हैं क्या? बिना अजैविक के जैविक चीज़ें या जीवन संभव है क्या? नहीं। और बिना जैविक के अजैविक चीज़ें रह सकती हैं, क्योंकि उसमें जीवन है। प्रकाश रह सकता है,
हवा रह सकता है, मिट्टी रह सकती है, सब कुछ रह सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है, इसमें से एक भी चीज़ अगर आप हटा दीजिए तो क्या जीवन संभव है? नहीं। अगर प्रकाश हटा दीजिए, ऊर्जा हटा दीजिए, आप लोगों को ऊर्जा प्रदान करने का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। दूसरा, हाँ, भूतापीय ऊर्जा भी है, लेकिन उसका आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल नहीं है। उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, क्योंकि आपके पास ऊर्जा के 2 सोर्स होते हैं। जितना ऊर्जा सूर्य के पास है, उतनी ही ऊर्जा, उतना ही ताप आपके पृथ्वी के कोर में भी है। लगभग आप देखेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपके कोर का है, बहुत ज़्यादा हीट। इसीलिए आप देखते हैं वो हीट का असर पृथ्वी में ऊपर तक रहता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आप वाटर को निकालते हैं, ठंडी में निकालते हैं तो वाटर गर्म निकलता है, लेकिन जब आप गर्मी में निकालते हैं तो वाटर आपको ठंडा लगता है। ऐसा क्यों? बताइए, ऐसा क्यों? बहुत सिंपल सी बात है। ये सब आप लोग डेली फील करते होंगे कि ठंडक में अगर आप नल चलाते हैं तो आपको पानी गर्म निकलेगा, लेकिन अगर आप गर्मी में नल चलाते हैं तो पानी ठंडा निकलता है। ऐसा क्यों? टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। और जैसे मान लीजिए गर्मी है तो ऑलरेडी गर्मी हम लोग को फील हो रही है, तो फिर पानी निकाल दे तो थोड़ा ठंडा लगता है। और जैसे ठंडक हो गई तो आसपास का एनवायरनमेंट मतलब उस टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा या बहुत ठंडा हो जाता है, तो फिर हम नीचे से कोई चीज़ निकालते हैं तो वो चीज़ हमको वार्म लगती है। यानी कि पानी का हमेशा उतना टेम्परेचर रहता है, हमेशा। ठंडी में भी वही रहता है, गर्मी में भी वही रहता है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन पृथ्वी के कुछ अंदरूनी हिस्से तक सूर्य के प्रकाश का असर रहता है। जैसे आप देखते हैं पृथ्वी का कुछ लेयर सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होता है, वो ठंडक से ठंडा हो जाता है और गर्मी से गर्म हो जाता है। जैसे ध्रुवों में प्रकाश नहीं है तो बर्फ की मोटी मोटी चादरें मिलेंगी। 0 डिग्री पर बहुत ज़्यादा प्रकाश है तो यहाँ पे बर्फ का नामो निशान नहीं रहता है, यानी कि प्रभावित किया सूर्य के प्रकाश ने। समुद्रों में भी यही है, 200 मीटर तक सूर्य का प्रकाश जाता है, वहाँ तक उजाला भी रहेगा और टेम्परेचर प्रभावित भी होगा। जब ज़्यादा किरणें मिलेंगी तो वाटर गर्म होगा, जब किरणें नहीं मिलेंगी तो वाटर कम गर्म होगा और प्रकाश रहेगा। बाकी के नीचे ना तो प्रकाश रहता है और वहाँ का टेम्परेचर भी नियत रहता है, वो सूर्य के प्रकाश या सूर्य की गर्मी से प्रभावित नहीं होता। ऐसे आपके पृथ्वी का लेयर है, आपके जो नलकूप होते हैं वो काफ़ी गहराई तक गए होते हैं, यानी कि वहाँ का जो पानी है वो गर्मी में भी उतना ही गर्म रहता है और ठंडी में भी उतना ही गर्म रहता है। लेकिन आपको फील क्यों होता है? क्योंकि आप पृथ्वी के ऊपर हैं और पृथ्वी के ऊपर जब आपके यहाँ सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो आपको गर्मी महसूस होती है और उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। टेम्परेचर आप देखते हैं 25 डिग्री से प्लस भी हो जाता है, कभी कभी 30 से प्लस भी हो जाता है। तो ऐसे टाइम में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर का, तो नीचे का जो वाटर का टेम्परेचर है वो आपको उसकी अपेक्षा कम लगता है, इसलिए आपको क्या वो ठंडा महसूस होता है। क्योंकि अगर बहुत कोई चीज़ गर्म है, मान लीजिए कि एक तरफ अलाव जल रहा है और एक तरफ बर्फ रखा है, तो इधर हाथ करेंगे तो गर्म लगेगा, इधर करेंगे तो ठंडा लगेगा। यानी कि आप गर्मी में हैं तो आपको पानी ठंडा लग रहा है, लेकिन जब सूर्य की जो किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में चली गई, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा है और आपके यहाँ ठंडी आ गई और ऊपर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है और आप फिर धरती के नीचे से पानी निकालेंगे तो वो टेम्परेचर जो था पानी का वो क्या लगेगा? अब आपको लगेगा कि पानी गर्म है, लेकिन ना तो पानी ठंडक में गर्म था और ना ही गर्मी में वो ठंडा था, बल्कि उसका एक नियत टेम्परेचर है जिसमें वो एक गहराई के बाद हमेशा बना रहता है। वो ऊपर के टेम्परेचर की वजह से हमें ऐसा फील होता है कि गर्मी में पानी ठंडा है और ठंडक में पानी क्या है? गर्म है, जबकि वो क्या है? वो हमेशा उसी टेम्परेचर पे है, एक नियत गहराई पे। क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी के लेयर को भी एक नियत गहराई तक ही प्रभावित करेंगी, ठंडा गर्म करेंगी। पानी में भी 200 मीटर से उसके बाद सूर्य की किरणों का और उसके प्रकाश का या गर्मी का असर नहीं होता। इसीलिए जो क्वेश्चन बनता है कि समुद्र का जो तल है, एक होता है तल, एक होता है नीतल, यानी कि नीचे का। तो जो नीतल है इसके जो पानी का टेम्परेचर है वो ध्रुवों पर कितना रहेगा और 0 पे कितना रहेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेम क्यों? अभी तो बताया मैम आपने, पानी का जो वो होता है कांस्टेंट होता है। यस, अभी मैंने बताया कि सूर्य की जो किरणें हैं, ऊर्जा प्रकाश वो मात्र 200 मीटर तक ही जा रहा है। तो अगर 200 मीटर तक जाएगा तो सिर्फ उतना ही प्रभावित करेगा और जो ठंडक है वो भी तो उतना ही जाएगा, यानी कि उसके बाद वो नहीं जाएगा। समुद्रों पे आप देखेंगे जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पे जो आर्कटिक महासागर है वो बर्फ से जमा रहता है, लेकिन नीचे मछलियाँ जिंदी रहती हैं। आपने ये क्वेश्चन भी बताया ना कि अगर आपके झील के ऊपर बर्फ से लेयर जो है वो जम जाता है, लेकिन मछलियाँ झील के नीचे जिंदा रहती हैं। कैसे? क्योंकि जो अंदर गर्मी रहती है वो जो बर्फ का लेयर है उसको बाहर निकलने नहीं देता और ये टेम्परेचर जो है जल का वो नियत बना रहता है। और मछलियाँ जल में घुले हुए ऑक्सीजन का सेवन करती हैं, उनको ऊपर के ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर वो ढक जाएगा तो वो मर जाएंगी, क्योंकि वो उनको पानी के मिनरल, जो पानी में मिनरल घुले होते हैं उसी को वो लेते हैं और साथ ही जो
पानी में ऑक्सीजन घुला होता है उसी को लेते हैं। यानी कि उनका भोजन, जैसे आप देखते होंगे छोटे छोटे एक्वेरियम लोग अपने यहाँ रखे रहते हैं ना, उसमें मछली जिंदा रहती है सिर्फ इसलिए कि उसमें वो ऑक्सीजन घुलता रहता है। जो आप देखते होंगे ना उसमें बुलबुले आते हैं, वो ऑक्सीजन उसमें घुलता रहता है, उसमें मिनरल्स वगैरह डालते रहते हैं तो मछलियाँ उसमें जिंदा रहती हैं। लेकिन अगर उसमें वही ऑक्सीजन घुलने की मात्रा घट जाए तो वो क्या होंगी, मर जाएंगी। और आपको पता है जल में जो ऑक्सीजन है ऐसे नहीं घुलता, उसमें पौधे होते हैं, पादप प्लवक होते हैं, आपने सुना होगा। जो है उसमें जैसे आपका स्थल का पारितंत्र है, ऐसे जल पारितंत्र भी होता है। हम लोग पढ़ेंगे उसको, फिर देखेंगे कि जल पारितंत्र में क्या क्या पाया जाता है। तो ये जो जल में ऑक्सीजन जाता है ये स्वतः से नहीं जाता, कुछ स्वतः जाता है, जैसे कुछ तो इन्वायरमेंट से जल में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन बाकी जो पादप प्लवक होते हैं जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दरमियान आप सभी को पता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन निकालते हैं। अब अगर पानी के अंदर पौधा है और वो ऑक्सीजन निकाल रहा है तो पानी में ही तो घुलेगा। तो पौधे ऑक्सीजन को पानी में घोलने का बहुत बड़ा काम करते हैं और कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि जल में कार्बन उत्सर्जन करने वाले जीव भी तो होते हैं। तो आपके जो जलीय पारितंत्र हैं वो इन्वायरमेंट से भी कार्बन लेते हैं, जल के जीवों से भी कार्बन लेते हैं। और आपका जो जल है वो बाहर की हवा से भी ऑक्सीजन लेता है और जो आपके पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं जल में उससे भी लेता है। तो अगर जल में मिनरल्स और ऑक्सीजन की मात्रा मेंटेन है तो बर्फ ऊपर से बन जाने से कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर भी नीचे का नियत रहता है। जो बर्फ होता है वो नीचे की गर्मी को बाहर नहीं आने देता और मिनरल और ऑक्सीजन उसमें घुले ही रहते हैं। तो मछलियाँ आसानी से ध्रुवीय क्षेत्र में भी जिंदा रहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब वो झील की लेयर जो है ऊपर का जम जाता है तब भी मछलियाँ नीचे जिंदा रहती है। या जो टेम्परेचर है समुद्र के नीतल का वो ध्रुव पर कितना होता है और जीरो के आसपास कितना होगा। तो वहाँ पे दिया रहेगा इतने डिग्री का अंतर आएगा, या दिया है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, समान होता है, समान होता है। यानी कि जितना आपके जीरो के पास से नीतल का टेम्परेचर उतना ही आपके 0 डिग्री के पास के बाद 90 डिग्री पे भी होगा। ये चीज़ क्लियर है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पृथ्वी गर्म है, पृथ्वी गर्म है और अगर उसमें मोटा लेयर है वाटर का तो निश्चित तौर पे नीचे जो है ना ठंडी जा रही ना गर्मी जा रही। तो जितना पृथ्वी का टेम्परेचर है ऊपर सतह का उतना तो वो मेंटेन रखेगा ना वाटर का। लेकिन आपका जो खाली सतह है ये प्रभावित हो रहा है सूर्य के प्रकाश से और सूर्य की ऊर्जा से। इसीलिए आपका जो पृथ्वी का एक ऊपरी लेयर है ना, अगर यहाँ पे प्रकाश ना हो तो एक निश्चित गर्मी बनी रहेगी। लेकिन अगर बर्फीला इलाका है तो वो ठंडा कर देगा और अगर जीरो के पास है तो वो गर्म कर देगा। लेकिन रियल में पृथ्वी का एक निश्चित टेम्परेचर है जो कि कोर में सबसे ज़्यादा है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आते हैं टेम्परेचर घटता जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी में कितने मीटर की गहराई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। छोटे एग्जाम्स के क्वेश्चन है, क्या बताएं आप लोगों को। पृथ्वी में अगर आप नीचे जाते हैं गहराई में तो कितने मीटर की गहराई पे जाएंगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा हुआ आपको ज्ञात होगा या प्राप्त होगा या फील होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आई में पूछा है छोटे छोटे एग्जाम्स में। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर आपने पढ़ा 1 डिग्री सेल्सियस। अगर आप पृथ्वी में 32 मीटर जाते हैं, 32 मीटर की गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। लेकिन ये दर हमेशा समान नहीं रहेगा, आगे ये कहीं बढ़ेगा कहीं थोड़ा कम होगा लेकिन बढ़ता जाएगा। क्योंकि कोर में 6000 है ना तो नीचे जाने पे बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ने का रेशियो जैसे जैसे अंदर जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, कहीं कहीं कम और कहीं कहीं ज़्यादा। ऐसा क्यों है, क्योंकि कहीं कहीं चट्टानें ज़्यादा सघन हैं, उनकी जो रासायनिक बनावट है वो अलग है, कहीं कहीं चट्टानें मुलायम हैं, उनकी रासायनिक बनावट अलग है। और बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं प्रकाश को। और जैसे आपकी धरती हर जगह समान रूप से गर्मी एब्जॉर्ब नहीं करती, बर्फ सबसे कम उष्मा को या प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि एल्बिडो सबसे ज़्यादा साफ या शुद्ध स्वच्छ बर्फ का होता है और ये सबसे ज़्यादा प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अगर प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देंगे तो गर्मी नहीं एब्जॉर्ब करेंगे, इसीलिए बर्फ क्या होते हैं जल्दी पिघलते नहीं हैं। और आपके हिमालय के बर्फ इतने सदियों से अभी भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे तेज़ी से जो बर्फ पिघल रहा है वो हिमालय का पिघल रहा है। उसके लिए कौन रीज़न है, ग्लोबल वार्मिंग, सूर्य की किरणें नहीं, ग्लोबल वार्मिंग, जो हमने कार्बन की मात्रा बढ़ा दी है और कार्बन का लेयर मोटा हो गया है। पृथ्वी की गर्मी जो बाहर नहीं जा पाती उसकी वजह से पिघल रहा है सूर्य की किरणों से नहीं। चूँकि बर्फ का एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, वो सूर्य की प्रकाश की किरणों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे गर्मियों में आपको कहा जाता है व्हाइट कपड़े पहनिए, क्योंकि क्या होता है चमकीला होता है ना, जितना ज़्यादा शाइन करेगा उतना ही ज़्यादा सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे आपने देखा होगा शीशा,
कभी सूर्य की किरणों के सामने करके देखिए, इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा कि आपको पूरी मतलब रोशनी बिखर जाएगी, यानी कि वो एब्जॉर्ब नहीं करता जल्दी। और जो जैसे ब्लैक कपड़े पहने, तो क्यों कहते हैं ठंडक में ब्लैक कपड़े पहने, क्योंकि वो क्या होता है, सदा चमकीला नहीं होता, तो सोलर डार्क, पे ब्लैक कलर का वो किया जाता है, इसीलिए ब्लैक कलर का किया जाता है। वो सबसे ज़्यादा गर्मी को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए कहते हैं कि ठंडक में डार्क कलर के कपड़े पहनिए और गर्मी में लाइट कलर के कपड़े पहनिए, जो कि मतलब ज़्यादा चमकीला ना हो, ज़्यादा आंखों को चुभे ना, यानी कि उसमें साइन जो हो ऐसा हो कि जो रिफ्लेक्ट कर दे। तो हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। मैं बस ओवरऑल पढ़ा रही हूँ आप लोगों को कि क्यों ये सारी चीज़ें बनती हैं, सबके लिए रीज़न है। अगर आप लोग रीज़न जान जाए तो रटना नहीं पड़ेगा। एक जियोग्राफी और इन्वायरमेंट और साइंस टेक, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको रटना ही नहीं है। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट है, सबका आप जड़ जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों होती हैं ऐसी घटनाएं। बस वही जान लीजिए, भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी उद्गार क्यों होता है, पर्वत निर्माण क्यों होता है, घाटियाँ क्यों बनती हैं, मैदान क्यों बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, क्या चीज़ें हैं उसके लिए जिम्मेदार, जो पृथ्वी का स्वरूप बदल रहा है क्यों बदल रहा है, इन्वायरमेंट में इतनी गर्मी हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या किया जाना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल दिमाग को खोलने वाली चीज़ें हैं, जिनको अगर अच्छे से पढ़ा जाए और समझा जाए तो नज़रिया बदल जाए और व्यक्ति को मतलब किताब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता कब पड़ेगी, रिविजन करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं जो दिमाग में हमेशा नहीं रहते। कहानी तो याद रह जाती है, लेकिन उसकी मेन पॉइंट्स में हमें कन्फ्यूज़न होने लगता है। उसी पॉइंट्स को ध्यान देने के लिए और अपनी उन बातों को रिकॉल करने के लिए हमें बार बार किताबें देखनी पड़ती हैं। अन्यथा जियोग्राफी और इन्वायरमेंट जो कि उसी का पार्ट है और साइंस टेक बहुत अच्छा है, इसको पढ़ने से बहुत ही मतलब आनंद आता है, बिल्कुल बोरियत नहीं लगती और सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आती कि हाँ ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, रटना नहीं होता है। तो जैसे हम लोग पढ़ रहे पर्यावरण, जिसमें हमने बात किया जैविक और अजैविक की, और साथ ही हमने बात किया सांस्कृतिक और मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम चीजें हैं ये, यानी कि आपका है पर्यावरण, जिसमें जो मेन है वो आपके क्या है, जैविक है और आपका अजैविक है। तो बच्चों बताएंगे जैविक में कौन कौन सी चीजें हैं आपके धरती पे, जैविक में क्या क्या आता है, वनस्पति हो गई, पादप जगत कह लीजिए उसको, और आप और इसके अलावा जंतु, और जंतु में आपका मानव भी आता है, क्योंकि हम भी तो एक जीव है। तो एक 2 चीजें यानी कि पादप में सारे छोटे बड़े सब कुछ आ गए, और जंतु भी आपके सभी आ गए, मानव भी आ गया, बड़े जीव भी आ गए, सूक्ष्म बैक्टीरिया, कवक, ये सारे लोग वायरस जो भी होते हैं ये सब किसमें आएंगे, जंतु में आएंगे, यानी कि 2 गए। और आज एक तो कृत्रिम है, कृत्रिम जिसको मानव ने बनाया है, इसमें आपकी जितनी भी चीजें हैं आप लोग जानते हैं। और उसके बाद आपका प्राकृतिक में कौन कौन सी चीजें आएंगी, आज जैविक में मेन चीजें बता दो, मिट्टी हो गया, मिट्टी और जल हो गया, जल हो गया, इसको प्रकाश भी आएगा आज जैविक में, लेकिन हम उसको किस में रखेंगे, ऊर्जा के संघटक के रूप में, ऊर्जा के संघटक के रूप में। चलिए मान लेते हैं उसको भी रख लेते हैं, आपका हो गया ताप हो गया, और कुछ बच रहा है मिट्टी जल और वायु, मिट्टी जल वायु, और उसके बाद ऊर्जा या प्रकाश, ऊर्जा प्रकाश दोनों एक ही चीज से बनता है जो कि सूर्य है, आपका हो गया। अब इसमें से देखिए बच्चा, ये सारी चीजें आपके इनके लिए जिम्मेदार हैं, पादप और जंतु के लिए। अगर ये नहीं है तब भी ये मुमकिन है, जब मानव धरती पे नहीं था तब भी धरती था, ज्वालामुखी के रूप में था, आपके गोले के रूप में था, लेकिन था अजैविक चीजें थी, मिट्टी भी था यहाँ पे, वायु भी था यहाँ पे, प्रकाश भी था यहाँ पे, तापमान भी बहुत ज्यादा था पृथ्वी का। और जो आपका जैविक चीज है ये किसकी वजह से संभव है, अजैविक। अगर आप इसमें से कोई भी चीज हटा दें, मिट्टी हटा दें, क्या जीवन संभव है, क्योंकि उसी मिट्टी में ही पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, घास, फसल सब कुछ उगता है, और जिनसे आप अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं, जिनसे आप अपना वस्त्र भी प्राप्त करते हैं। जो आपने वस्त्र पहने हैं ये क्या है, कपास से निर्मित है, कपास मिट्टी से आता है। जो आप भोजन करते हैं इससे आता है, जितनी लकड़ी वगैरह फर्नीचर जिस पर बैठे हैं सब किससे आ रहे हैं, लकड़ी से आ रहे हैं। यानी कि अगर मिट्टी को हटा देंगे तो ऐसे किसी चीज़ों का उत्पादन ही नहीं होगा, और अगर उत्पादन नहीं होगा तो आपका भोजन, वस्त्र, आवास सब कुछ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए। और दूसरा जल ही जीवन है, सबको पता है, इसके बिना तो आप कपड़े और बाकी भोजन के बिना 2-4-10 दिन जी नहीं सकते हैं, उपवास करेंगे, लेकिन अगर जल ना हो तो 24 घंटे के बाद चक्कर आने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना जल व्रत रहते हैं ना,
उस वक्त काम नहीं करते काम वगैरह, तो एक मतलब 24 घंटे किसी तरह रह लेते हैं, लेकिन उसके बाद तो फिर उनको पानी पिलाना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, ये जल है। और जल आपका क्या है, सिर्फ आपके खाने पीने का सोर्स नहीं है, बल्कि संसाधन है, आवास नहीं है। बहुत सारे जीवों का, वनस्पतियों का आवास है, घर है उनका, साथ ही संसाधन है, उससे आप बिजली उत्पादन कर लेते हैं, उससे आप अपने घर के सारे काम कर लेते हैं, खाना बनाना, कपड़े धुलाई करना, घर की सफाई करना, यानी कि सब बहुत सारी चीज़ें जो आप जानते हैं। और साथ ही आपके जीवन के लिए जल बहुत आवश्यक है, तो इसको भी हटा दें तो जीवन संभव नहीं है। और टेम्परेचर बहुत जरूरी है। यस, अगर गर्मी ना होती, सूर्य ना होता, तो क्या यहाँ जीवन संभव होता? क्योंकि टेम्परेचर से पौधे आते हैं, टेम्परेचर से जल आता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो बर्फ के पहाड़ बन जाएंगे, और इतने ठोस बर्फ बन जाएंगे कि आप उनको तोड़ के लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लिक्विड बनवाना है तो आपको गर्मी देनी पड़ेगी, चाहे वो कृत्रिम दे या प्राकृतिक दे। तो ये टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, आपकी मृदा को प्रभावित करेगा। टेम्परेचर से मृदा बनता है, टेम्परेचर से वाटर का स्वरूप बदलता है, टेम्परेचर से वनस्पतियाँ बड़ी होती हैं, जीवित रहती हैं, पनपती हैं। जहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र देख लीजिए, कोई वनस्पति है क्या वहाँ पे? वहाँ पे जीव की संख्या भी आपको कुछ ही दिखेगी, जो कि थोड़े बहुत भोजन में जीवन यापन कर लेते हैं। और इसके अलावा टेम्परेचर आप सभी के होने का, और इसके अलावा टेम्परेचर सबके स्वरूप को भी बदलता है। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ के लोगों का कलर डार्क होता है, उनकी स्किन मोटी होती है। जहाँ पे सूर्य की किरणें कम जाती हैं वहाँ के लोगों के शरीर में मेलानिन कम सक्रिय होता है, वो कलर थोड़े उनके क्या होते हैं, लाइट होते हैं। यानी कि टेम्परेचर भी क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ध्यान से सुनिए देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा जरूरी चीज़ है आपके लिए, इसके बिना तो संभव ही नहीं है, आप सोच ही नहीं सकते। और वायु, बाकी चीज़ों के बिना तो कुछ घंटे रह भी सकते हैं, लेकिन वायु इसके बिना तो कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। सांस रोक के देखिए, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, उसके बाद तो फिर किसी काम के लिए रहेगी बॉडी। तो वायु इसलिए क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और साथ में कार्बन भी है। अगर एनवायरमेंट में कार्बन ना हो तो क्या होगा, प्लांट्स नहीं होंगे, भोजन ही नहीं बनेगा, क्योंकि प्लांट्स आपका भोजन बनाते हैं। और भोजन किससे बनाते हैं, कार्बन से। कार्बन वो एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर लेते हैं, सूर्य की ऊर्जा लेते हैं और फिर बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसको आप ग्रहण करते हैं, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है। तो अगर आपके वो भोजन नहीं बनाएंगे, उनको कार्बन नहीं मिलेगा, तो भोजन आप कहाँ से खाएंगे, क्योंकि आप क्या है, परजीवी हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। और अगर आप लोग स्वजीवी होते तब, या स्वपोषी होते सब बना लेते, कहीं भी बैठे बैठे भोजन बना लेते। यस, इसका अच्छा, सेलुलोज आप लोग जानते हैं, सेलुलोज प्लांट्स में पाया जाता है। हाँ, प्लांट्स में पाया जाता है। सेलुलोज बचाने की क्षमता क्या मानव के पास है? नहीं। अगर आपके पास सेलुलोज बचाने की क्षमता होती तो प्लांट खा लेते हैं। तो आप लोग यहाँ फील्ड में एक भी घास नहीं रहने देते। जब भी भूख लगती तो जो भी पेड़ पौधे और घास दिख जाते सब तोड़ के खाना शुरू कर देते। जानवरों में तो होता होगा, तभी तो घास वगैरह जानवरों में वही होता है, तभी तो वो घास को इतनी अच्छे से बचा पाते हैं। तो ये सेलुलोज मतलब भगवान ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं, सब लोग उसके हिसाब से रहते हैं। तो एक तो आप परपोषी हैं, ऊपर से अगर जो है ये चीज़ें नहीं रही तो आप अपना भोजन कैसे बनाएंगे। यानी कि इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप हटा देते हैं, मिट्टी, जल, ताप और वायु, तो इंसान या कोई भी जीव या कोई भी जुधारी फिर आपको धरती पे दिखाई नहीं देगा। और क्यों नहीं देगा, अब सबको आपको पता चल गया है। तो ये क्लियर है। बाकी अगर हम बात करें कि जैविक चीज़ों में, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? पादप। आप लोगों में से किसको किसको लग रहा है कि पादप ज़्यादा जरूरी है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्योंकि पादप ही तो भोजन का निर्माण करते हैं, पादपों पे ही तो बाकी जीव निर्भर है। अगर जीव नहीं है तो भी पादप जिंदा रह जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, स्वपोषी, यानी कि खुद का भोजन खुद बना ले रहे हैं। लेकिन अगर पादप नहीं है तो इंसान का क्या होगा, नहीं जी सकते। इसीलिए तो भोजन की इतनी क्राइसिस है, इसीलिए तो इतनी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि ये जीवों की संख्या क्या है, बढ़ती जा रही है, पादपों की संख्या घटती जा रही है। फल, फ्रूट, जड़ी बूटियाँ, कंदमूल जो भी थे, फसल उगाने वाले क्षेत्र सब घटते जा रहे हैं। यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है धरती पर, उसको हम क्या कर रहे हैं, समाप्त, जिस पर हमारा सब कुछ निर्भर है, हर चीज़, खान पान, हमारा ड्रेस पैटर्न, हमारी ज़िंदगी, उसको हम क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। और बाकी जीवों की संख्या बढ़ रही है, और बाकी जीवों में सबकी घट रही है, सिर्फ मानव की बढ़ रही है, क्योंकि मानव अपनी ज़रूरत के लिए बाकी जीवों को क्या कर रहा है, समाप्त कर दे रहा है। उनके लिए तो कोई जगह मानव ने छोड़ा ही नहीं, और उनको ऐसे मार के भगाते जैसे ये धरती इनको शुरू से ही इन्हीं को मिली है, बाकी जीवों के लिए नहीं बना है।
हर जगह से देखिए रोड पे नहीं खड़े होने देंगे, बगल में नहीं खड़े होने देंगे, कहीं नहीं खड़े होने देते होंगे, उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। जैसे कि सारी धरती अपने नाम लिखवा के ये जीव पहले से ही रेडी है कि आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले कर लेंगे। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि धरती के अगर बाकी जीव चले जाएंगे तब भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो भोजन बनाते हैं ना, ये ऐसे नहीं बनता, परागण से होता है। परागण आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा ना, नर और मादा का जब तक यूमस नहीं मिलेगा कोई भी भोजन नहीं या कोई भी जीव का निर्माण नहीं होगा। भोजन के लिए भी जरूरी है। और ये जो परागण होता है ये कौन करते हैं? पौधे करते हैं, पौधे करते हैं परागण, वो तो भोजन बनाते हैं, पक्षी करते हैं और तितलियाँ, और बड़े पैमाने पर तितलियाँ और मधुमक्खियाँ लोग कहते हैं, या ऐसे किसी तभी तुम तितलियाँ करती हैं। तितलियाँ ही करती हैं। जैसे फूल भी जो खिलते हैं और उससे जो भोजन बनता है उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? ये फूल ही नहीं खिले, जिस दिन आपके मधुमक्खी तितलियाँ और ये सब खत्म हो जाए, ना तो गेहूँ होगा, ना धान होगा, ना कोई फल होगा, ना कोई फूल खिलेगा। ये सब खिलाने में किसकी जिम्मेदारी है? छोटे छोटे जीवों का, जिसमें तितलियाँ हैं। आइए इसमें क्वेश्चन बना है, अगर तितलियाँ समाप्त हो जाए तो क्या होगा? भोजन बनाने का दर भी घटेगा और ऐसी बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएंगी जो तितलियों के भोजन बनवाने की प्रक्रिया की वजह से जिंदा है। अगर प्रक्रिया नहीं होगा तो बहुत सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे, भोजन बनने की प्रक्रिया थम जाएगी। और किसी विद्वान का ये भी स्टेटमेंट है कि अगर मधुमक्खी धरती से समाप्त हो जाए तो कुछ ही वर्षों में मानव जाति समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये सब क्या करते हैं, निरंतर ये इस फूल से उस फूल, इस भोजन से इस पेड़ पे जाती रहती हैं और वो क्या करती है? परागण करती हैं। वो उन दोनों चीज़ों को मिलाने का प्रयास करती हैं जिससे भोजन बन के तैयार होता है। वो सारे लोग आप लोगों को मतलब एक अच्छा वर्क देते हैं, लेकिन आप लोग को मिल जाए तो मार देंगे उनको, जबकि वो आपके लिए क्या कर रहे होते हैं? भोजन बना रहे होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत मददगार है। चींटियाँ, जिनको आप चींटी और चूटों को आप कुछ भी नहीं समझते हैं ना, वो आपके सबसे बड़े सफाई कर्मी हैं। जिनको आप समझते हैं ना, ये तो चींटी है, पैर के नीचे बढ़ गई तो क्या हुआ, लेकिन वो क्या है? वो सबसे बड़े सफाई कर्मी हैं। जितनी ज़्यादा आप लोग इधर उधर कूड़े कबाड़े फेंक देते हैं ना, वो सबको साफ करने का काम करती हैं। चींटी करते हैं, चीटा करते हैं और मधुमक्खियाँ करती हैं। और साथ ही मधुमक्खी नहीं, मक्खी भी क्या करती है? हम लोग कहते हैं गंदगी फैला रही है, नहीं, वो गंदगी को साफ करती है। उसकी गलती ये है कि वो गंदगी में बैठने के बाद आपके ऊपर बैठ जाती है, आपके भोजन पे बैठ जाती है। लेकिन अब उसको कैसे पता कि ये गंदगी नहीं है? उसे तो पता है कि जितनी सारी चीज़ें दिख रही हैं उन सबको हटाना है, साफ करना है। अब उसे थोड़ी पता है कि ये मानव का खाना है और ये मानव ने वेस्ट फेंका है। उसे इतना पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, इसको पता है कि भोजन है, इस पर नहीं बैठना है, ये जो मैंने कूड़ा फेंका इसी पे बैठना सिर्फ। तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं? सफाई का काम कर रही होती है, जिसको आप लोग इतने मतलब बेरहमी से भगा देते हैं, मार देते हैं कि हटो यहाँ से। सारे लोग आपके लिए क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं, जिनकी मजदूरी इतनी कीमती है कि अगर आप लोग अपने पूरे जीवन की सैलरी उनको दे दे तो भी पूरा नहीं होगा। वो इतना आप लोगों के लिए बेशकीमती काम करते हैं। जैसे हम लोग आदत है ना, कहीं भी कूड़ा फेंक देते, कचरा फेंक देते हैं, और वो कौन उठाएगा? किसकी जिम्मेदारी? आपको तो पता नहीं है। अगर नगर पालिका परिषद के लोग हैं जो नियुक्त हैं, उन्होंने सफाया तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कौन सफाता है? छोटे छोटे जीव। और वो कूड़े जहाँ ले जाके फेंक दिए जाते हैं वहाँ भी कौन सफाता है? वही छोटे छोटे जीव। वहाँ पे देखिए मक्खियाँ बहुत होंगी, वहाँ पे वायरस होंगी, कवक होंगी। हाँ बताइए। मच्छर बीमारी फैलाने का काम करते हैं। कुछ जीव आपके होते हैं कि अच्छाई के पीछे बुराई भी होता है, उस आवश्यक जीवों के साथ कुछ अनावश्यक जीव भी आ जाते हैं। और वो किसकी गलती से आए हैं? आपकी गलती से आए हैं। अगर आप पानी स्टोर करेंगे, गंदा पानी स्टोर होगा तो वहाँ पे अपने आप, क्योंकि आपको पता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अगर जहाँ भी होगा वहाँ पॉजिटिव या निगेटिव दो ही शक्ति उत्पन्न होती है, या तो आपकी सोच बहुत अच्छी होगी या तो खराब हो जाएगी। तो अगर आप कहीं पे गंदा पानी इकट्ठा करेंगे तो वहाँ पे मच्छरों का, जैसे अगर आप बाल की धुलाई नहीं करेंगे डेली तो क्या होगा? जोड़े पड़ जाएंगे। अगर आप डेली स्नान नहीं करेंगे तो क्या होगा? रोग छिद्र बन जाते हैं। लोगों के शरीर में चीलर आ जाते थे। चीलर नाम सुना होगा आपने? चीनी होते हैं। तो ये किसकी वजह से? आपकी गलती से ना। तो मच्छर आपकी गलती है, उसको सुधार कीजिए आप लोग। और मच्छर आप, अच्छा चलिए आपने पूछा है तो बताइए, मच्छर ब्लड क्यों लेते हैं आपका? मच्छर आप लोगों के शरीर से ब्लड क्यों खींचते हैं? क्या जरूरत होती है उनको? बताइए क्या? मतलब मच्छर जैसे हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है ना। मच्छर आपको काटते हैं, बेचारों को मार दीजिए, जान दे देंगे, लेकिन फिर भी काटेंगे आपको।
क्यों करते हैं ऐसा? हाँ, वो मादा मच्छर होती है जो चूसती हैं। नर वाले जो होते हैं ना, उनके डंक नहीं होते, वो फूल वगैरह के चीजों से ही अपना जीवन यापन करते हैं। वो फीमेल्स होती हैं, लेकिन मैंने पूछा कि वो ऐसा क्यों करती हैं? वो भी तो चाहे तो फूल और पत्तियों के रस से जीवन जी सकती है ना, लेकिन वो मानव का या किसी जीव का ब्लड क्यों लेती है फिर? नहीं, आपको पता है कि जो प्रजनन की क्रिया होती है, वही कहने का मतलब है मैम इसका कि अच्छा, मच्छर है। यानी कि जो प्रजनन का या पीढ़ी बढ़ाने का काम है वो महिला की जिम्मेदारी है ना? तो देखिए मच्छरों में भी यही है, वो क्या करते हैं, जो मेन लोग हैं वो कहते हैं मेंस लोग कि मतलब हम लोग तो किसी तरह खा पी के जी लेंगे, बच्चे पालने की जिम्मेदारी आपकी। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने अंडे को जो सेना जिसको कहते हैं ना, अंडे को मतलब पालना या जो भी, तो उसके लिए उनको गर्मी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और आपका ब्लड क्या है 37 डिग्री टेम्परेचर पे फ्लो होता रहता है, यानी कि उसका टेम्परेचर हमेशा 36 से 37 के बीच में रहता है। और उनको वो टेम्परेचर चाहिए होता है, वो गर्मी चाहिए होता है ब्लड की, जो उनके शरीर के अंदर जा कर के उनके अंडे की सेकाई करे, ताकि वो अंडा जल्दी जल्दी डेवलप हो और नए बच्चे आए। तो वो इसलिए बार बार देखिए उन लोग का पेट भर जाता है ना, तब भी वो काटते हैं। तभी वो काटते हैं, क्योंकि पेट भरने के लिए नहीं काटते हैं, बल्कि उन्हें अपने बच्चे को गर्मी देनी होती है, टेम्परेचर देना होता है। इसीलिए वो अंडे की सिकाई करने के लिए आप लोगों का ब्लड खींचते रहते हैं, क्योंकि गर्मी है आपके ब्लड में। इसलिए बात समझ में आ गया, वो पेट भरने के लिए नहीं करते, बल्कि उनकी मजबूरी है ऐसा करना, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को एक नियत टेम्परेचर देना है। ठंडक में देखिए वो नहीं दिखाई देते, कम दिखाई देते हैं, क्योंकि इस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कम टेम्परेचर में उनके बच्चे नहीं डेवलप होते। इसी वजह से वो बहुत कोनों में छिप जाते हैं जा करके, या कम डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगा तो फिर अंडे की सिकाई नहीं होगी, तो फिर बच्चों का जन्म नहीं होगा। और गर्मी में खास करके बारिश के मौसम में अच्छा टेम्परेचर रहता है, गंदा पानी भी खूब रहता है, जहाँ पे वो अपना घर बना सकते हैं। अंडे को उस पर देते हैं, वो अंडे देते हैं और वो अंडे उस पानी पे तैरते हैं, और फिर उस पानी से फिर क्या होते हैं, वो लोग बाहर मतलब निकल के आते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जहाँ पे पानी स्टोर हो वहाँ पे मिट्टी का तेल या ऐसी चीज़ें डाल दीजिए, ताकि उनके जो अंडे हैं वो पानी में डूब करके मर जाए, डेवलप ना हो। इसलिए बात समझ में आ गया ना बच्चों की कहानी। तो ये अनवांटेड जीव हैं जो आप लोगों की गलतियों की वजह से आ जाते हैं। तो कहाँ जा रहे थे, हमने कहाँ पहुँचा दिए करण? हमेशा आप ऐसा सवाल करते हैं। अच्छा चलिए, अच्छी बात है, अभी दूर हो गया। ठीक है, तो जैसे वायरस, क्या आपके लिए वायरस हानिकारक है? कुछ वायरस आपके लिए अच्छे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपके लिए क्या होते हैं, हानिकारक। जो जीवाणु होते हैं, इसमें भी बहुत सारे जीवाणु आपके लिए अच्छे हैं, उनके बिना जीवन ही संभव नहीं। जैसे दही बनाने के लिए भी चाहिए, ऐसे ही बहुत सारे जो जीवाणु हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे जो छोटे छोटे हम खाने पीने की चीज़ें फेंक देते हैं, उसको जो तोड़ने का काम करते हैं, वियोजन करने का जो काम करते हैं, वो वायरस और कवक होते हैं। एक क्वेश्चन कई बार अपघटक जीव करते हैं ना, देखिए एक होता है अपघटक, हाँ एक होता है अपमार्जक। अपघटक जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे, यानी कि कार्बनिक को, जो कार्बनिक पदार्थ है उसको जो है मिट्टी में मिला दे, उसको तोड़ करके सरल रूप में परिवर्तित कर दे और उसको मिट्टी में मिला दे, पौधों को लेने योग्य बना दे, वो आपके हो गए अपघटक। वो भी एक तरीके से देखिए तो हमेशा तोड़ने का काम करते हैं। जो भी आप पत्तियाँ फेंक देते हैं, फल फूल सब्जियाँ फेंक देते हैं, वो देखिए सड़ जाते हैं ना, वो कौन सड़ाता है, जीवाणु और कवक सड़ाते हैं। सड़ा करके उसको मिट्टी में मिलाने का वो प्रयास कर रहे होते हैं, ताकि मिट्टी से फिर से वो पौधों को और जीवों को प्राप्त हो सके। और जो सफाई कर्मी होते हैं अपमार्जक, वो अपमार्जक होते हैं, जैसे चींटियाँ हो गई और मक्खी भी होगी और गिद्ध सबसे सबसे ज़्यादा चिंताजनक। पहले देखिए जब कोई जीव मरता था, कुछ ही मिनटों में वहाँ पे इतने गिद्ध आ जाते थे और पूरा सब साफ कर देते थे। पहले के टाइम में जीवों को ऐसे ही अगर छोड़ दिया जाए कहीं तो सिर्फ हड्डियाँ बचती थी, मांस नहीं बचता था, वो भी कुछ ही मिनट के अंदर साफ हो जाता था, वो सफाई करनी थी। लेकिन जीवों को हम लोग कौन सा पदार्थ देते हैं, कौन सा मैम डिस्प्लिन और एक एब्लूक करके ऐसे कुछ 3 दवाई होती है जिसको खाते हैं, अगर जानवर मर जाते हैं डाइक्लोफिनेक, हाँ डाइक्लोफिनेक, उसको खाने के बाद उनकी किडनी खराब हो जाती है। यानी कि जीवों को हम लोग बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं ना, उन दवाइयों में एक है डाइक्लोफिनेक,
एक तरह से ड्रग्स जैसा है ये। और ये जब जीवों को हम देते हैं तो जाहिर सी बात है जो भी हम खाते हैं वो हमारे ब्लड में घुलता है, वो फिर हमारे मांस में जाता है, वो जीवों के अंदर घुल जाता है। और फिर जब भी उन जीवों को खाते थे तो उस हमारे द्वारा बनाए उस रासायनिक पदार्थ की वजह से जो जीव होते हैं उनका मांस जो है वो प्रदूषित हो जाता है। और उसका जब सेवन करते थे तो उनकी किडनी फेल हो जाती थी। और आप सभी को पता है किडनी फेल होने पर फिर जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो इस वजह से गिद्ध जो है वो धीरे धीरे क्या हो गए, विलुप्त हो गए। आपको जल्दी दिखाई नहीं देते जीव। यहाँ वहाँ देखिए मरे पड़े रहते हैं रोड के किनारे वगैरह, इतना दुर्गंध करते हैं, कोई गिद्ध दिखाई नहीं देता। लेकिन पहले के टाइम में सब वो लोग साफ कर देते थे। बस उन्हें जो कि सूंघने की और देखने की क्षमता, खास करके देखने की क्षमता इन लोगों की बहुत ज़्यादा थी। गिद्ध, बाज, ये लोग बहुत दूर से ही चीज़ों को देख लेते थे आसमान से, वो फटाफट जाके उसकी सफाई कर देते थे। तो ऐसी चीज़ों का क्या हो रहा है, समाप्ति हो रहा है हमारी गलतियों की वजह से। तो अच्छी अच्छी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। डेली अपने जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो बिना आपसे कोई चार्ज लिए आपके लिए अथक प्रयास करते हैं, जो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं और सिर्फ आपको फायदा पहुंचाते हैं। जिसमें से आपके पौधे भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फायदा पहुंचाते हैं। और इतना बेशकीमती फायदा कि जिसकी कीमत अदा करनी पड़े तो आपके पास क्या कोई डॉलर और कोई यूरो काम नहीं आएगा। आपको पता है ऑक्सीजन पौधों की देन है। ऑक्सीजन के बिना आप देखते हैं जैसे ही दम घुटने लगता है तुरंत अगर ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिले, जैसे कोरोना समस्या में आपने देखा था जो कोरोना वायरस था वो फेफड़े में जाल बना देता था, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर को कम हो जाती थी। आपको पता है ऑक्सीजन ब्लड पूरे शरीर में लेके जाता है, सबका अपना काम है। तो अगर ऑक्सीजन ना हो तो व्यक्ति कैसे देखते हैं, मधुमक्खी या मतलब छोटे छोटे जीवों की तरह तड़प तड़प के मर जाता है। और ऑक्सीजन की कमी से ही ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से ही लोगों की मृत्यु हुई। जब बहुत ज़्यादा जाल बना लिया कोरोना ने फेफड़े में, ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल अवरुद्ध हो गई, तो एट लास्ट उनकी मृत्यु हो गई। और ये काफ़ी मतलब दर्दनाक मृत्यु था कि आपको सांस ना मिले, आपको ऑक्सीजन ना मिले। तो ये ऑक्सीजन आपको देने का काम कौन करता है, पौधे। लेकिन पौधे लगाने के लिए हम जगह ढूंढते हैं, रीज़न ढूंढते हैं, टाइम ढूंढते हैं, काटने के लिए सिर्फ एक अपना स्वार्थ। जबकि वो क्या कर रहे हैं, आपको ऐसी बहुत सारी बेशकीमती चीज़ें दे रहे हैं जिनके बिना आपका जीवन एक सेकंड के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम ऐसी चीज़ों के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। तो पर्यावरण का मतलब इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। और आयोग इसीलिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जानें कि आपके लिए इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है, आप क्या कर रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट में समस्याएं हो। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं कि आपका ध्यान वहाँ पे जाए। आप जब प्रशासनिक अधिकारी बने तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करें और काम करें। सफाई का काम हो गया, पौधे लगवाने का काम हो गया, या और चीज़ों पे ध्यान दें कि कैसी चीज़ें हों। इसीलिए तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। और आर्ट एंड कल्चर से भी इसीलिए बनता है क्योंकि आपकी संस्कृति का सबसे शुद्धतम रूप से वर्णन वहाँ से आपको मिलता है, जहाँ से आप हर पहलू को सीखते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आई। पर्यावरण का मतलब है जिससे आप घिरे हुए हैं चारों तरफ से, और जिसमें आपके जैविक चीज़ें भी हैं, अजैविक चीज़ें भी हैं, मानव द्वारा बनाई कृत्रिम चीज़ें भी हैं, मानव द्वारा डेवलप की गई सांस्कृतिक चीज़ें भी हैं। वो सारी चीज़ें मिल करके आपके पर्यावरण का निर्माण करती हैं। और इसमें आपके जैविक में पादप सबसे महत्वपूर्ण है, रीजन वो भोजन बनाता है। और जो है बाकी जीव उस पर निर्भर हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो भोजन बना देते हैं, लेकिन गिने चुने एक दो, जैसे साइनोबैक्टीरिया, बहुत ही छोटे होते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिनको आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये लोग अपना भोजन बना देते हैं। और कुछ ऐसे घोंघे हैं जो जिनके अंदर पाई जाती है क्लोरोफिल, वो भी अपना भोजन बना लेते हैं। तो जिसके पास क्लोरोफिल होगा वही भोजन बना सकता है, बाकी लोग भोजन नहीं बना सकते। और आपको कई तरह के देखने को मिलेंगे उदाहरण भी। कुछ ऐसे जो अपना भोजन बनाते हैं, कुछ ऐसे जो अपना भोजन नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ वर्क करके काम कर लेते हैं, जिनको सहजीवी कहते हैं। जैसे एक उदाहरण होगा आपका कोरल रीफ, आप बहुत ज़्यादा नाम सुनते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ जो है ये आपके सहकारिता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जितने आपके कोरल होते हैं, कोरल, अच्छा कोरल मैं कह रही हूँ, आप लोग जानते हैं कोरल क्या होता है? कोरल को मूंगा, हिंदी में कहते हैं मूंगा, इंग्लिश में कहते हैं कोरल। ये एक जलीय जीव है। जैसे आपने नाम सुना होगा घोंघा, सीप, ऐसे जीवों का नाम सुना है? ये जीव है, ये कोई वस्तु नहीं है, बल्कि क्या है, जीव है जो है कैल्शियम कार्बोनेट के खोल के अंदर रहते हैं। इनका एक मजबूत खोल होता है और ये बहुत सॉफ्ट जीव होते हैं, इसलिए नेचर इनका खोल क्या करता है, हार्ड बनाता है, ताकि इनको सेफ्टी मिले। ऐसे कोरल, या जिसको हम जो है हिंदी में मूंगा कहते हैं, एक जलीय जीव है जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल के अंदर रहता है, जो कि चूना पत्थर होता है, काफ़ी मजबूत होता है। ये जीव आपके लिए
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन ये जीव जलीय क्षेत्र में नहीं रहेंगे उस दिन जलीय पाचन समाप्त हो जाएगा। ये लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराते हैं, आवास भी उपलब्ध कराते हैं और जलीय क्षेत्र के वर्षा वन कहलाते हैं। कोरल रीफ को जलीय क्षेत्र का वर्षा वन कहा जाता है। और आपने पिछले साल जिन बच्चों ने पढ़ा था हॉट स्पॉट और हॉप स्पॉट मैंने पढ़ाया था। यस मैम। हॉट स्पॉट जल पे होता है, इस साल भी पढ़ाएंगे। और हॉप स्पॉट जलीय क्षेत्र में होता है और हॉप स्पॉट जलीय क्षेत्र में वहाँ होता है जहाँ पे ये कोरल रीफ पाए जाते हैं। तो ये जो आपके कोरल है ना, ये एक जलीय जीव है जो कि ठोस कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर के अंदर रहते हैं। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, ये कॉलोनी में रहते हैं। ये मतलब एक तरीके से ना सामाजिक तरीके के जीव हैं जो साथ में रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ मानो एक सामाजिक प्राणी पाया जाता है, माना जाता है। जब तक जीवित रहता है तब तक वो सबके साथ में रहता है, लेकिन मृत्यु के बाद हिंदू धर्म को छोड़ दीजिए, बाकी धर्मों में एक ऐसा प्लेस होता है जिसे कब्रिस्तान कहते हैं, जहाँ पे ले जा करके बारी बारी से लोगों को दफन कर दिया जाता है। वो पूरा बहुत सारे लोगों की वहाँ पे डेड बॉडीज होती है। ऐसे जो आपके कोरल रीफ हैं ये जब तक जीवित रहते हैं तब तक एक कॉलोनी में तब भी रहेंगे, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये मरते भी एक दूसरे के ऊपर ही है। जैसे पहले से जो मरा हुआ है ना उसी के ऊपर जाकर के मर जाएंगे। और फिर ऐसे बॉल बन जाती है। हाँ, ऐसे करने की वजह से क्योंकि चूना पत्थर की है ही, तो चूना पत्थर इकट्ठा होते होते चट्टान बन जाता है, जिसको हम कहते हैं मूंगा चट्टान या इंग्लिश में कहते हैं कोरल रीफ, या इसी को हम कहते हैं प्रवाल। इसी को हम प्रवाल भी कहते हैं, इसी को कोरल भी कहते हैं, इसी को मूंगा भी कहते हैं। और इनसे जो चट्टानें बन जाती है क्योंकि मरते एक दूसरे के ऊपर है, तो धीरे धीरे करके क्या करते चट्टानों का रूप लेते हैं। जैसे विश्व का सबसे बड़ा जो रीफ है वो कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है, महाद्वीप यानी स्थल होगा, बट ये जलीय जीव है। आप मतलब सही है, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में प्रशांत महासागर में है, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, प्रशांत महासागर में है ग्रेट बैरियर रीफ, यानी कि महान कोरल रीफ, जो कि बहुत लंबी चट्टान है, कई किलोमीटर में है और वो बहुत ही बड़ा चट्टान है। और ये जो कोरल है ये जैसे आप देखते हैं ना बहुत सारे घोंगे, एक कटिंग होती है, सीप की कटिंग होती है, ऐसे कोरलों की भी कटिंग होती है, मतलब एक अलग डिज़ाइन में बने होते हैं। और वो जब मरते हैं ना तो उसी डिज़ाइन में, जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में आपने एक खपड़ा का मकान देखा है, यस मैम। उसमें जो रहता है ना ऐसे ऐसे रखने से ऐसे जगह बनता जाता है ना, जिसमें चिड़ी घोंसला भी लगा लेते हैं और उसमें चूहे भी रह लेते हैं, उसमें सांप बिच्छू भी रह लेते हैं। ऐसे जो कोरल रीफ है जब ये मरते हैं एक दूसरे के ऊपर तो चट्टानें कटिंगदार बन जाती हैं, बहुत ही खूबसूरत। और उसमें जो छोटे छोटे जलीय जीव हैं वो अपना घर बना लेते हैं, आवास बना लेते हैं। और इन कोरल के ऊपर रहती हैं जू प्लैंकटन। प्लैंकटन से पता चला कि वो पादप होंगे। जू मतलब बहुत छोटे प्लैंकटन, इतने छोटे कि आप उन्हें खुली आंखों से देख नहीं सकते, वो बस कलर दिखाई देगा। जैसे काई आप देखते हैं ना, वो क्या है, एक पादप है जो जिसके अंदर क्लोरोफिल है, तभी तो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, वो एक पादप है, लेकिन आप उसमें पत्तियां नहीं देख सकते क्योंकि वो इतना छोटा है कि उसकी पत्तियां आपकी खुली आंखों से आपको दिखाई नहीं देगी, वो सूक्ष्मदर्शी से दिखेंगी। ऐसे ही जितने आपके कोरल जीव होते हैं उन सब के ऊपर पाए जाते हैं जू प्लैंकटन, जो बहुत छोटे पादप होते हैं, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण करने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। और जब वो भोजन बनाते हैं तो उस भोजन को कौन ग्रहण करता है, कोरल रीफ। यानी कि जो कोरल है वो जो प्लैंकटन्स को क्या दे रहा, आवास, जो कि उसके ऊपर रह रहे हैं। छोटे छोटे पादप हैं, अगर उनको आधार नहीं मिलेगा तो नष्ट हो जाएंगे। तो छोटे पादप या छोटे जीवों को आधार चाहिए, तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि कोरल और जो जू प्लैंकटन्स हैं इनके बीच कैसा संबंध है, सहोपकारिता या सहकारिता का। वो जो प्लैंकटन्स को आवास दे रहे हैं, सत्ता दे रहे हैं, और जो आपके कोरल हैं उनको उनसे क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, भोजन दे रहे हैं और वो आवास दे रहे हैं। लेकिन आप एक टाइम के बाद आप देखिए ना, कोरल आपने सुना होगा बहुत कलरफुल होते हैं, अगर नहीं सुना है तो नेट पे सर्च कीजिएगा कोरल रीफ, वहाँ पे आपको दिखेगा। और वहाँ पे देखिएगा कोरल ब्लीचिंग वाला भी देखिएगा कि जब कोरल ब्लीच यानी उनका क्षरण हो जाता है तब वो कैसे दिखते हैं, वाइट दिखते हैं, क्योंकि वो चूना पत्थर से बने हैं और चूना पत्थर वाइट होता है। तो जब उनका ब्लीचिंग हो जाता है तब वो वाइट दिखते हैं, लेकिन रियल में कोरल बहुत कलरफुल दिखते हैं। और वो क्यों दिखते हैं, उन्हीं जो प्लैंकटन्स की वजह से, जो भोजन बनाते हैं और कलरफुल होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जितने भी आपके कलर की पत्तियां होती हैं ना, सब में क्लोरोफिल होता है, सब भोजन बनाते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के क्लोरोफिल की वजह से उनका कलर क्या होता है, अलग अलग दिखाई देता है।
इसी वजह से जो कोरल है ना वो बहुत कलर दिखाई देंगे आपको, लाल, पीले, गुलाबी, नारंगी, ऑरेंज, हर कलर के दिखाई देंगे और बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग समुद्र के अंदर जाते हैं उसको देखने के लिए। जैसे आप स्थल पे जाते हैं ना घूमने के लिए, जिसको हम कहते हैं पर्यटन, ऐसे ही ग्रेट बैरियर रीफ को भी देखने के लिए दुनिया के बहुत सारे लोग जाते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके नीचे जाना होगा और फिर आपको दिखेगा। कभी कभी आप मूवीज़ में देखते होंगे समुद्र के अंदर का भाग, जिसमें खूबसूरत दिखाता है ना, पौधे कलर के जाम से में बहुत खूबसूरत दिखाया है, बहुत सुंदर दिखेगा आपको। तो ये और या तो आपने एक अवतार मूवी अगर कभी देखी होगी, अवतार मूवी, उसमें भी स्थल और जल का सुंदर बहुत खूबसूरत दृश्य है। तो ये जो सुंदर दिखते हैं कोरल, ये किसकी वजह से दिख रहे हैं? जू प्लैंक्टन्स की वजह से, क्योंकि उनके पास जो क्लोरोफिल है। लेकिन जब हम ग्लोबल वार्मिंग हमारी वजह से हो रहा है, यानी कि गर्मी बढ़ती है, और ये जो कोरल होते हैं ये ज़्यादा गर्मी नहीं बढ़ रही है, नहीं, ना तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और ना ज़्यादा पोल्यूशन चाहिए। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मैंने आप लोगों को पिछले साल पढ़ाया भी था, आगे भी बताएंगे कि क्या क्या खतरनाक रीजन, मतलब क्या क्या ऐसी समस्याएं होंगी अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा। उसको सुनने के बाद अगर आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, जिन बच्चों ने, उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पता चलेगा कि हम कितना गलत कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑक्सीजन का दर भी बढ़ता है, और ऑक्सीजन जब लेने का, प्रकाश संश्लेषण का दर बढ़ता है। और जैसे आप जानते हैं ना इन्वायरमेंट में 20% ऑक्सीजन होता है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा उससे कम हो जाए तब भी समस्या है, और अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो तब भी समस्या है। आप सिर्फ ऑक्सीजन पे जिंदा नहीं रख सकते, एक जो 78% नाइट्रोजन और कार्बन और इसका जो एक मिक्सअप है उसी के लिए आपका शरीर अनुकूल है। उससे ज़्यादा या कम अगर आपको मिलेगा तो वो क्या है, हानिकारक है। जो हॉस्पिटल्स में आप मुख में लगाते हैं ना वो भी मिक्स रहता है, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं रहता, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन आप ले ही नहीं सकते। जैसे शुद्ध सोने का आप आभूषण बनाना चाहे बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, आपको उसमें मिक्स करना पड़ेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन का जब दर बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण का दर बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे ज़्यादा ऑक्सीजन वो निकालेगा, और जब वो ज़्यादा ऑक्सीजन निकालने लगता है तो जो कोरल है उसका दम घुटने लगता है, उसको घुटन होने लगती है, तब वो अपने ऊपर से उनको क्या कर देता है, हटा देता है। क्योंकि अब उसकी जो है दम घुटेगी तो निश्चित तौर पर उसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसलिए वो क्या करता है, अपने ऊपर से जो प्लैंक्टन्स को हटा देता है, क्योंकि उसने आवास दे रखा था कि ठीक है आप मेरे ऊपर रहो और भोजन बनाओ, भोजन मुझे दे देना। लेकिन अब उसको घुटन होगी तो क्या करेगा, अपने ऊपर नहीं रहने देगा, और जब उन जू प्लैंक्टन्स को हटा देगा तो जू प्लैंक्टन्स जिंदा रहेंगे क्या? वो भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको आधार नहीं मिला, घर नहीं मिला। तो जू प्लैंक्टन समाप्त, और दूसरी तरफ आप कोरल को भोजन भी तो नहीं मिलेगा। लेकिन एक तरफ जैसे आपको अभी भूख नहीं लगी है, और लेकिन आप किसी को, कोई आपको ज़बरदस्ती खाना खिलाए तो आप क्या कहेंगे, उसको डांट के भगा देंगे, नहीं खाना मुझे। लेकिन अब तो चला गया, अब भोजन कहाँ से मिलेगा? तो अभी तो इस समय जान जा रही है तो पहले तो भगाना याद रहेगा, अब वो कहाँ गया, अब ये तो बाद में तो सोचेंगे ना। इससे कोरल रीफ भी क्या हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें भोजन नहीं मिलता। और इसीलिए कहा जाता है कोरल जो है ब्लीचिंग हो रहा है, यानी कि कोरल धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। और वो फिर जब ब्लीचिंग हो जाएगा, यानी कि जो प्लैंक्टन्स उनको छोड़ देंगे, तब वो वाइट दिखने लगते हैं और फिर उनका क्षरण होने लगता है। और जब तक जो प्लैंक्टन्स उनके ऊपर रहते हैं तब तक वो कलरफुल दिखते हैं, और वहाँ से प्रकाश संश्लेषण भी निकलता है, भोजन भी बनता है, जीवों को आवास भी मिलता है, और जलीय क्षेत्र की जैव विविधता मेंटेन रहती है। इसीलिए उनको जलीय क्षेत्र का वर्षा वन कहा जाता है। वर्षा वन हम उन पौधों को कहते हैं ना जो सदाबहार वन होते हैं, जहाँ पे वर्षा बहुत होती है, जहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे ही सबसे ज़्यादा जैव विविधता समुद्रों में वहाँ होगा जहाँ पे कोरल होते हैं, वो इसीलिए उनको वहाँ का क्या कहते हैं, वर्षा वन कहते हैं। और आपको मैंने पिछली क्लास में भी पूछा था, यानी कि पिछले साल, और इस साल फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको याद होगा कि ऑक्सीजन आप लोगों को सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आपको स्थल के पेड़ पौधों से मिलता है या जलीय क्षेत्र के पादप से मिलता है? जलीय क्षेत्र के पादप, जलीय क्षेत्र के पादप। सबको जलीय क्षेत्र कंफर्म है? यस मैम। अच्छा, तो बताएं अगर आपको लगता है कि जलीय क्षेत्र से सबसे ज़्यादा मिलता है ऑक्सीजन, आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई जलीय क्षेत्र से होता है, तो क्यों और कैसे, ये भी बता दें, तब भूलेगा नहीं। यस, बहुत सही, जलीय क्षेत्र ज़्यादा है, आप सभी को पता है ना। लैंड बहुत कम है और जल बहुत ज़्यादा है। 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा लैंड है। लैंड के ऊपर पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, यानी कि 1 हिस्से से पेड़ पौधे आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, और 3 हिस्सों से पादप प्लवक आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। जो कि मैंने अभी कहा कि समुद्र में भी या पानी में भी पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिनसे ऑक्सीजन वाटर में भी पहुंचता है और इन्वायरमेंट में भी आता है। इसीलिए क्वेश्चन पहले की
बहुत ज़्यादा बनता था कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन देता है, तो यहाँ पे दे देगा अमेजन के जंगल, कांगो के जंगल, स्थल के पौधे और जल के पादप। आपकी कौन हो जाएंगे, जल के पादप, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एरिया में है और सबसे ज़्यादा एरिया में है तो ऑक्सीजन की मात्रा भी तो ज़्यादा हो गई। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे अगर नहीं पता रहता तो रटते हैं कि सबसे ज़्यादा जलीय क्षेत्र से मिलता है ऑक्सीजन, जबकि रटने वाला है ही नहीं, कॉमन सेंस की बात है। जो ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगा, यानी कि अगर जलीय क्षेत्र समाप्त हुआ तो आपके ऑक्सीजन का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और स्थल में अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलता है, अमेजन के जंगल। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। और पृथ्वी का किडनी, फेफड़ा आप जानते हैं ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन को बाहर निकालता है, और किडनी आपको पता ब्लड को फिल्टर करता है। तो आपके पृथ्वी का किडनी किसे कहते हैं, पिछले साल पढ़ाई थी, भूल गया होगा। आपने नाम सुना होगा आर्द्र भूमियाँ, आर्द्र भूमियाँ, वेटलैंड्स, वो आपके पृथ्वी की किडनी है जो पानी को फिल्टर करती है, छान करके स्वच्छ पानी को नीचे भेजती हैं, और जो उसमें मिनरल्स जो अच्छे नहीं होते उनको क्या करते हैं, नीचे नहीं जाने देते धरती में, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, वेटलैंड्स को पृथ्वी का किडनी कहा जाता है। इसीलिए आप देखिए वेटलैंड्स के तहत रामसर साइट्स घोषित किए जाते हैं ना। आखिर क्यों गवर्नमेंट पागल थोड़ी है जो रामसर साइट घोषित कर रहे हैं और उसको संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि वो पृथ्वी की किडनी को बचाना चाहते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो आपके लिए जल को फिल्टर कौन करेगा, वो जो सारी गंदगी है, वो सारी चीज़ें हैं, वो क्या होंगी आपके जल में मिलेंगी, और फिर जब आप उसका सेवन करेंगे तो आप क्या होंगे, बीमार होंगे। नेचुरल तरीके से वाटर को फिल्टर किया जाता है, लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा उसमें ऐसी चीज़ें घोल देंगे जो जहरीली होंगी तो नेचर कितना फिल्टर करेगा। पहले के टाइम में कोई फिल्टर के पानी की पीने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि नेचर आपके लिए खुद ही पृथ्वी के लेयर में कई लेयर के बाद वाटर छन के नीचे पहुँचता था और वो स्वच्छ होता था। लेकिन आज हम लोग इतना ज़्यादा केमिकल, कृत्रिम केमिकल बना करके वाटर और सारी चीज़ों में मिला दे रहे हैं कि उसको छान पाना नेचर के बस का नहीं है, इंसान के बस का भी नहीं। मानव ने पॉलीथीन बना दिया बहुत आसानी से, अब उसको जब मतलब उसको गलाना हो, रिसाइकिल करना हो तो उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और ऐसा चीज़ है जिसको आप घटक और कवक जो है उसको तोड़ने में उनको सदियों लग जाते हैं, बाकी चीज़ों को वो मिनटों घंटों में तोड़ देते हैं, लेकिन प्लास्टिक हो गया, ई कचरा, ई वेस्ट जो कि मोबाइल और बाकी चीज़ों से निकलते हैं, कंप्यूटर, टीवी जो भी है, ये सब वो नहीं तोड़ पाते हैं। और अगर तोड़ेंगे भी ना सदियों लग जाएंगे, और उतने सदियों में आप लोग इतना कचरा फेंक देंगे कि वो क्या करेंगे, वो तोड़ते ही रह जाएंगे, एक हिस्सा भी नहीं तोड़ पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे पॉलीथीन पड़ी रहते हैं सालों साल, क्योंकि हमारे जो अपघटक हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उसको तोड़ पाने में अक्षम है, या उनको तोड़ने में सालों लग जाते, सदियों लग जाते। इसी वजह से प्लास्टिक देखिए सालों साल मिट्टी में, जल में पड़े रहते हैं जो हमने बनाया है। तो अगर ऐसी चीज़ें बना देंगे कि जो ना आप तोड़ सकते, ना नेचर तोड़ सकता है, तो क्या होगा, बीमारियाँ तो होनी ही हैं। तो इसी वजह से पहले सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, क्योंकि नेचर हर चीज़ स्वच्छ, वायु भी स्वच्छ करता था, मिट्टी भी स्वच्छ करता था, जल भी स्वच्छ कर देता था। जैसे बाढ़ आता है, नई नई मिट्टी के लेयर मिल जाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, बाढ़ ही नहीं आता, क्योंकि अब पानी का बारिश होता ही नहीं इतना, तो अब बाढ़ के रेशियो भी घट जा रहे हैं, तो नए मैदानों का निर्माण भी घट रहा है। उससे फायदे भी होते थे, नुकसान भी, क्योंकि बाढ़ आने से अगर आसपास बस्तियाँ हैं तो जान माल की हानि होती थी, फसल बर्बाद होते थे, लेकिन उन फसलों को उगाने के लिए मैदान भी तो वही तैयार करते थे, जो कि आपकी जरूर मृदा होती है। इसमें भी आप देखते कई तरह के जरूर मृदा होती है, पुरानी, एक नवीन, खादर बांगर, खादर, और इसके अलावा एक और होता है, एक खादर होता है, एक बांगर होता है, एक भावर। तराई मैदान के पहले जो पाया जाता है बड़े बड़े पत्थरों का एरिया, उसको भावर कहते हैं। उसके बाद तराई मैदान होता है, फिर आपका बांगर होता है, फिर आपका खादर आता है, जो बिल्कुल नदी के पास होता है। ये भी पढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन भी आया है कि इसका क्रम बताने के लिए कि खादर, बांगर, भावर और तराई का आप क्रम बता दीजिए, किसी भी नदी से लेकर के हिमालय की तरफ। तो ये बात क्लियर हो गया ना आप लोगों का, यानी कि जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी दुष्परिणाम, जो भी सकारात्मक, नेगेटिव जो भी चीज़ें आएंगी आपके सामने, उसके लिए केवल और केवल कौन जिम्मेदार है, केवल और केवल मानव जिम्मेदार है। तो हम लोग जो चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि हर चीज़ की एक क्षमता होती है, पृथ्वी की भी एक क्षमता है, ऐसे ही वायु की भी एक क्षमता है, जल की भी क्षमता और मिट्टी की भी क्षमता है। एक क्षमता से ज़्यादा अगर आप मिट्टी का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, ऊसर हो जाएगा, फिर वो यूज लायक नहीं रहेगा। एक क्षमता से ज़्यादा अगर आप जल में पॉल्यूशन करेंगे तो फिर पीने योग्य नहीं रहेगा। ऐसे हवा का भी है, अगर एक क्षमता से ज़्यादा आपने पॉल्यूशन कर दिया तो फिर सांस लेने योग्य नहीं रह जाएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्लब बन गए हैं जहाँ पे ऑक्सीजन बिकता है,
और वो भी अलग अलग फ्लेवर में मिलता है, जहाँ पे लोग शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जाते हैं और ऑक्सीजन को अलग अलग फ्लेवर में खरीदते हैं और लेते हैं ताकि उनके शरीर की ऑक्सीजन की पूर्ति हो। क्योंकि आप सभी को पता है अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपका शरीर वर्क नहीं करेगा, आप बहुत जल्दी वृद्ध होंगे, आप बहुत जल्दी आपके शरीर की जो क्षमता है वो समाप्त होगी, आपका जो जीवन काल है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, आपके अंदर बीमारियां आएंगी और ऑक्सीजन अगर पर्याप्त नहीं मिलेगा तो आपकी आँख, कान, नाक, हाथ पैर बहुत जल्दी क्या होंगे, खराब होंगे। तो ये ऑक्सीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने वालों की संख्या बढ़ रही है और उसमें पॉल्यूशन करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। तो इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और दिन प्रतिदिन आपने कभी कभी छोटे वीडियोस भी देखे होंगे कि ये 2034 है या 35 है, जब सब कुछ ड्रोन से चल रहा है, हर तरफ फैक्ट्रीज हैं लेकिन पौधे नहीं हैं, हवा में इतना पोल्यूशन है कि लोग सिलेंडर लेके चल रहे हैं, अगर आपको बाहर निकलना है तो बिना सिलेंडर के नहीं जा सकते आप। ऐसी भी समस्याएं होंगी, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो एक टाइम ऐसे आएगा। और मानव जिस तरह से मतलब स्वार्थी होकर काम कर रहा है, निश्चित तौर पे जब तक वो स्थिति नहीं आएगी मानव रुकने से रहा, वो स्थिति ला करके ही मानव को समझ में आएगा। और कुछ मूवीज विदेशों में तो ऐसे भी बन गए हैं कि एक टाइम के बाद धरती पे फिर से रोबोट होने लगे, मानव नहीं होता था, रोबोट ही होते थे जिनको भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, और उसमें से अगर एक दो मानव मिल जाता था तो उसको भी क्या करते थे, वो लोग मार देते थे। तो ऐसा भी कभी जीवन आएगा और फिर वहाँ से लोग ऐसे जो है जो होता नहीं छोटे छोटे द्वीप, ऐसे द्वीपीय देश का तलाश करने लगे जहाँ पे मानव ना हो, यानी कि जो जिंदा मानव एक दो बचे हैं वो सोच रहे हैं कि हम किसी ऐसे द्वीप पे चले जाएं जहाँ पे रोबोटिक मानव ना हो और हम वहाँ जाकर के फिर से हल से कृषि करें और फसल उगाएं और किसी तरह जीवन मानव जो प्रजाति है इसको जीवित रखें। ऐसा भी टाइम आ गया कि लोगों को अपने पीढ़ी को या अपने आप को जिंदा रखने के लिए ऐसी जगह का तलाश करने शुरू किया जहाँ पे मानव या ये रोबोटिक मानव ना हो जो सिर्फ पैसे और ऐसी चीज़ों के अलावा कोई चीज़ समझते हैं। तो ऐसे भी मूवीज़ बनी हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि हर मानव रोबोट हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, मशीन ही रूप आ जाएगा, फिर मशीनों का राज रहेगा, हर काम मशीन करेंगे और मशीन भी इतने आधुनिक हो जाएंगे कि फिर वो मानव को खत्म करेंगे, क्योंकि मानव रहेगा तो उनको समाप्त करेगा, इसलिए वो मशीन मानव को खत्म करना शुरू कर देते हैं और फिर मानव अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है कि हम फिर जाएंगे ऐसी जगह जहाँ पे हल की खेती से उत्पादन करेंगे और जीवन जिएंगे। तो ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो मतलब अगर आप सोचेंगे तो भविष्य इतना डरावना है, जिस तरह से गतिविधियां हैं, कार्य पद्धतियां हैं, हालांकि अभी आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, अभी एक दो पीढ़ी सेफ है। हालांकि अगर जागरूकता आई और लोगों ने ध्यान दिया तो अच्छी बात है, चलना कि मानो क्या स्वार्थी से तो इतनी जल्दी वो बातों को समझने से रहा। मैम कह रही तब तक हम नहीं जाएंगे, गलती ना मान के साथ नहीं कह रहे आप लोग मेरी इन्वेस्टिंग जब तक आप लोग नहीं रहेंगे। तो इन्वायरमेंट समझ में आएगा क्या? यस अच्छा, अगर हाँ कोई समस्या है तो पूछिए, फिर हम उसको और भी अच्छे से बता देते हैं। देखिए किताब में क्या लिखा है। जैविक अजैविक भौतिक ऊर्जा। अच्छा, ऊर्जा संगठन में मैंने बताया ही, एक तो आपका सूर्य है, दूसरा आपका भूतापीय ऊर्जा, दोनों से आपको ऊर्जा प्राप्त होता है। आपको पता है अगर सूर्य की किरणें आती हैं और यहाँ पे आपके कार्बन लेयर ना हो जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो क्या ये गर्मी मेंटेन हो पाएगा? आपके यहाँ जैसे सूर्य तो हाँ, सूर्य जैसे ही कहते हैं कि दिन ढलता है या जो पृथ्वी रोटेट कर लेती है, घूर्णन कर लेती है, तो सूर्य दूसरे साइड चले जाते हैं, उसके बाद भी आपके यहाँ गर्मी मेंटेन रहती है। ऐसा क्यों? कार्बन जो है वो मतलब ऊष्मा को बनाए रखता है, पृथ्वी की ऊष्मा को बनाए रखता है, लेता ना लेता मतलब जा नहीं पाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये जो कार्बन लेयर है ये जैसे कैसे मेंटेन हो रहा है, किसकी वजह से बना हुआ है या किसने बनाया इसको? नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि नेचर ने जो है कार्बन का लेयर जो भी बनाया है उससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट आपका गर्म रहता है। लेकिन अभी समस्या क्यों हो रही है? नेचर ने एक लेयर बनाया था कार्बन का जिससे धरती का टेम्परेचर नियत रहता था। आपको पता है जब भले ही आपकी धरती के अंदर क्या टेम्परेचर है लेकिन वो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत नीचे है, कोर में है। मान लीजिए धरती है, कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये ऊपर के लेयर में तो फील नहीं होता। ऊपर की जो गर्मी मेंटेन करता है वो कौन
उस इन्वायरमेंट से बाहर ना निकले और आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो, गर्म बना रहे, ताकि वहाँ पे पादप और जीव जंतु जिंदा रह सके। अभी समस्या क्या होगी, जब इसको नेचर ने बनाया था और सब कुछ इतना अच्छा था, तो अब क्यों हमें समस्या हो रही है इस लेयर से? नहीं, अब क्या दिक्कत हो गई? कार्बन बढ़ रहा है, मतलब फैक्ट्रियों के कार्बन हो रहा है, हम निकल नहीं पा रहा है, इसीलिए तो बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए। अच्छा ये बताइए बच्चों, कार्बन की जो मात्रा है धरती में आज से 1000 साल पहले ज़्यादा था या आज ज़्यादा है, या पहले कम था आज ज़्यादा है? यही है, पहले का पहले कम था आज ज़्यादा है। मैंने पूछा धरती पर, इन्वायरमेंट में नहीं, धरती पर, दुनिया में, या तभी उतना था आज उतना नहीं? जाहिर सी बात है कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अभी विचार नहीं हुआ ना। बताइए, कार्बन की मात्रा 1000 पहले जितना थी आज भी उतना ही है, या पहले कम थी आज ज़्यादा है, या पहले ज़्यादा थी आज कम है? अच्छा चलिए, कार्बन में कंफ्यूज है, जल का बता दीजिए। जल का वही है मैम, जल की मात्रा 1000 साल पहले जितना थी आज भी उतना ही है, या उससे ज़्यादा या कम है? मैम वही है। और वायु की मात्रा वही है, कार्बन की मात्रा भी वही है, लेकिन रीजन क्या है, उसका स्वरूप बदल गया। जो कार्बन पहले ठोस रूप में था, आपके इन्वायरमेंट में नहीं था, मैंने पूछा धरती पर, यानी कि दुनिया में व्याप्त था। जो कोयले हैं वो आपके धरती के अंदर थे, कार्बन ही तो है ना, कोयला कार्बन है, हीरा कार्बन है, और जो भी आपके फ्यूल है सब कार्बन है। वो सारे कार्बन पहले लिक्विड रूप में थे, ठोस रूप में थे, जो जमीन के अंदर दबे पड़े थे। इन्वायरमेंट में एक निश्चित मात्रा थी और पादपों की संख्या, अवशोषित करने वालों की संख्या ज़्यादा थी, तो जो भी इन्वायरमेंट था उसको अवशोषित कर लेते थे, अवशोषित करके भोजन में तब्दील कर देते थे, जिससे इन्वायरमेंट की जो मात्रा थी वो क्या रहता था, मेंटेन रहता था। अभी क्या किया हमने, अवशोषित करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन हम क्या कर रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, और वगैरह करके फिर और कार्बन यस, और उसका उत्पादन करने वालों की संख्या बढ़ा रहे हैं। ये कार्बन आपने नहीं बनाया, बल्कि आपने कार्बन को जमीन से बाहर निकाल के इन्वायरमेंट में छोड़ दिया है। आपने कोयला निकाल के जला दिया, पेट्रोलियम निकाल के जला दिया, पेड़ पौधे जला दिए, हर चीज़ में कार्बन है, जैविक और अजैविक। मात्र एक वाटर ऐसा है जिसमें कार्बन नहीं होता, लिक्विड में मात्र वाटर ऐसा है जिसमें कार्बन नहीं होता। बाकी मतलब ये है कि अगर जलीय जीव और पौधे हैं तो वो उसमें घोल देते हैं, ये मत सोचिएगा कि घुला नहीं रहता है। जैसे जलीय क्षेत्रों में कार्बन और ऑक्सीजन घुल जाता है ना, लेकिन रियल में जो कंटेंट है वाटर का उसमें कार्बन नहीं होगा। H2O सी कहीं है, नहीं है ना, यानी कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के वाटर बना होता है, उसमें कार्बन नहीं है। यानी कि आपका जो लिक्विड में सिर्फ वाटर ऐसा है जिसमें कार्बन नहीं है, यानी कि बाकी सभी चीज़ों में कार्बन है। और अगर वो घुली हुई अवस्था में है तो आप सांस के द्वारा उनको लेंगे नहीं तो दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन अगर उनको आप धरती से निकाल देंगे, आप पेड़ पौधों में भी कार्बन है, आप जलाते हैं तो कार्बन निकलता है, हर जीव में कार्बन, आपके शरीर में भी तो कार्बन है। जब आपकी मतलब किसी भी मृत्यु हो जाती है तो कार्बन डेटिंग विधि से ही तो पता चलता है कि आपकी मृत्यु कब हुई या किसी भी जीव की मृत्यु कब हुई। यानी कि आपके अंदर जो कार्बन 14 था वो धीरे धीरे क्षरण होता है और वो कुछ वर्ष लगते हैं उसको, यानी कि 1000, 2000 या 50 वर्ष ऐसे पता चल जाता है कि कितने साल पहले इस जीव की मृत्यु हुई थी। यानी कि हर जैविक अजैविक चीज़ में अगर कार्बन है और आप उसको क्या करेंगे, गैसीय रूप में तब्दील कर देंगे, इन्वायरमेंट में आएगा तो समस्या क्रिएट करेगा। यानी कि कार्बन को आपने बनाया नहीं है, बल्कि कार्बन की मात्रा तब भी उतना ही थी, लेकिन वो क्या था, स्वरूप अलग था। वाटर की मात्रा तब भी अलग था, लेकिन क्या है, स्वरूप अलग है। पहले बर्फ ज़्यादा थे, आज बर्फ कम है। पहले समुद्र का लेवल इतना ज़्यादा नहीं था, आज लेवल ज़्यादा है। पहले आपके धरती के अंदर का वाटर, मीठे पानी की रिसोर्सेज ज़्यादा थी, आज कम है, लेकिन क्वांटिटी जितना आज से 1000 साल पहले था उतना ही आज भी है और उतना ही आगे भी रहेगा। ये मत सोचिएगा ग्लोबल वार्मिंग होगा तो वाष्पोत्सर्जन होने के बाद जब वाष्पीकरण होगा तो वाटर कम हो जाता है, नहीं, स्वरूप बदल जाता है। बर्फ से लिक्विड में, लिक्विड से वाष्प में, या तो इन्वायरमेंट में होगा या तो जल में होगा, मतलब स्तर पे या स्थल के अंदर किसी भी रूप में होगा। ये जल चक्र आपने सुना होगा, जल चक्र, ठोस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तीन ही रूप तो लेता है, खत्म नहीं होता, बल्कि क्या करता है, रूप बदल देता है। तो आपका जो जल है ये क्या जल चक्र के द्वारा स्वरूप बदलता है। ऐसे ही आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, पृथ्वी जो लैंड है, यानी कि जो पृथ्वी का इलाका, वो भी तो 1000 साल पहले से उतना ही है, लेकिन आज हम कहते हैं कि लैंड कम हो रहा है। लैंड कम नहीं हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, रहने वालों की संख्या हाँ कम
लेवल है वो बढ़ने से वो लैंड का एरिया को कवर कर रहा है, तो वो कवर करने से और बाकी उस पर रहने वालों की संख्या बढ़ने से, तो अभी क्या लैंड नहीं कम हो रहा है बल्कि जनसंख्या बढ़ रही है। और वैसे ही कार्बन अत्यधिक नहीं हो रहा है, कार्बन की जो स्वरूप है ना वो स्वरूप बहुत ज़्यादा बदल रही है। अब वो ठोस और लिक्विड से जो है वो क्या हो गया, गैसीय रूप में आ गया है। जैसे अगर पानी सब लिक्विड से गैसीय रूप में आ जाए तब क्या होगा, समस्या हो जाएगी। या सारा जो पानी है वो ठोस रूप में आ जाए तब भी समस्या है आपके लिए, क्योंकि ना तो आप ठोस रूप में ले सकते हैं ना तो आप गैस रूप में ले सकते हैं। आप कैसा लेंगे, लिक्विड रूप में लेंगे। तो अगर लिक्विड रूप वाला दिक्कत कर रहा है, मीठे पानी का रिसोर्स कम हो रहा है तो समस्या है। तो जो हम कहते हैं ना पानी कम हो रहा है, ये पानी कम नहीं हो रहा है बल्कि पानी का स्वरूप क्या हो रहा है, बदल रहा है। मीठे पानी से वो खारे पानी में तब्दील हो रहा है, और आपका जितना भी है यानी कि बर्फ भी क्या हो रहे हैं, खारे पानी में ही तब्दील हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो बर्फ हैं या तो वो नदियों के माध्यम से समुद्रों में जाते हैं या स्वतः ही पिघल करके समुद्रों में पहुँच जाते हैं। जैसे ध्रुवों पे और बाकी क्षेत्रों में जो भी पिघलेगा वो समुद्र में मिलेगा, और समुद्र आप सभी को पता है क्या है, नमकीन पानी का है, खारे का है। तो सब क्या हो जाते हैं, खारे पानी में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे ही किसी भी वायु की मात्रा जितनी सदियों पहले थी आज भी उतनी है। ये अलग बात है कि अब उसमें क्या है, क्वांटिटी जो गैसों का था वो आप क्या कर रहे हैं, हर चीज़ घटाने बढ़ाने की वजह से वो समस्या हो रही है। क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन था उसको खींचने वालों की संख्या बढ़ा दी आपने, उसमें जो कार्बन की मात्रा कम थी उसको बढ़ाने वालों की संख्या बढ़ा दी आपने। यानी कि अगर इसकी समस्या का समाधान करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप जो भी आपके कोयला पेट्रोलियम ऐसी चीज़ें जो जीवाश्म ईंधन है उनका उपयोग कम कर दें। दूसरा, पादपों की संख्या बढ़ा दें ताकि वो जो इन्वायरमेंट में है उसको एब्जॉर्ब करें। हालांकि मानव ये ना करके दूसरे तरीके ढूंढ रहा है, क्योंकि मानव स्वार्थी है, उसे पता है अगर मैं नहीं करूँगा तो इससे मुझे नुकसान होगा और वो नुकसान नहीं चाहते, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग घटाने के दूसरे तरीके, कृत्रिम तरीके ढूंढ रहे हैं। उनको नहीं पता कि कृत्रिम तरीके से ज़्यादा दिन जीवन संभव नहीं है। वो भी बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग घटाने के हमारे यहाँ के विद्वानों ने क्या क्या तरीके ईजाद किए हैं। आप लोगों को भी सुन के हंसी लगेगी, लेकिन इस पर भी वर्क हो चुका है और वो भी हम लोग जैसे जैसे टॉपिक में आएगा पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही में सब टॉपिक बढ़ा देंगे तो कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन ना होने लगे इस वजह से। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये कंफर्म है, कार्बन की मात्रा दुनिया या पृथ्वी पे तभी उतनी थी जितना आज है। वाटर की मात्रा और वायु की मात्रा, किसी की मात्रा नहीं बदलती, सिर्फ स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। और आपका जो वायु है ये भी आप देखें ना, वायु भी तो स्वरूप बदलता है। वायु कितनी तरह की बहती है आपकी धरती पे, कितनी तरह की वायु चलती है आपकी धरती पे, वायु चलता है, हवा बहती है, कितनी तरह की हवाएं बहती है। तीन कौन कौन सी, स्थानीय, अस्थायी और मौसमी। मौसमी या समसामयिक, तीन ही हो गए। एक अस्थायी जो वर्ष पर्यंत एक ही दिशा में एक ही स्वरूप में बहती है। अस्थायी कौन कितनी है, 1 2 3 कौन कौन सी, सन्मार्गी को और क्या कहते हैं, और व्यापारिक, बिल्कुल पछुआ पौने भी हैं और ये 3 पौने हैं जो आपके धरती पे अस्थायी पौने हैं। ये वर्ष पर्यंत हमेशा चलते रहते हैं। व्यापारिक पौने जिसको पूर्वा कहते हैं, पछुआ पौने और ध्रुवीय पौने। और दूसरा आपने कहा स्थानीय पौने कौन सी है, जैसे लू हो गया, पर्टिकुलर क्षेत्र में जो चलती है। हाँ, जो एक छोटे से क्षेत्र में स्थानीय हो गया, विश्व बहुत सारे हैं। तो अगर आप उनकी नेचर के हिसाब से देखेंगे 2 तरह की, एक ठंडी और एक गर्म। जैसा वहाँ का अक्षांश होगा वो उस हिसाब से बदल जाएंगे। तो ये आपकी गर्म और ठंडी 2 तरह की हवाएं आपके स्थानीय भी होती हैं, जो कि विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। हर्मटन, फान, चिनूक, बोरा। और आप देखेंगे एक है हवा जो खूनी वर्षा करवाता है, और उससे कहाँ वर्षा होता है, खूनी वर्षा, उसको खूनी वर्षा क्यों कहते हैं, रेत की वजह से। हाँ, सहारा का जो रेत है ना, कलरफुल रेड येलो डार्क येलो, उसको उड़ा के ले जाती हैं, और जहाँ पे पानी की बूंदों में कन्वर्ट होती है वहीं वो रेत पानी के साथ गिरता है तो पानी रेड दिखता है, इसीलिए इसको खूनी वर्षा कहते हैं। तो ये अस्थानीय पौन का कमाल है। और आपका हो गया एक समसामयिक पौने या मौसमी पौने, ये कौन सी है, मानसूनी पौने। और ये पौने पूरी दुनिया में नहीं दिखेंगे, ये आपको मात्र 0 से लेकर के उष्ण से उपोष्ण के बीच में दिखेंगे। ये जितना क्षेत्र आपका 0 से लेकर के 32 डिग्री के अंदर आता है ना, इन्हीं क्षेत्रों में आपको ये स्थानीय पौने दिखेंगी। ऑस्ट्रेलिया में भी दिखेंगी, आपके दक्षिण अफ्रीका में भी दिखेंगी, भारत, म्यांमार, इस क्षेत्र में जितने भी देश आपको दिखेंगे ये सब जगह आपके
मानसूनी पौने देखने को मिलती हैं। ये मानसूनी पौने कहाँ से आती हैं या समसामयिक पौने? क्योंकि अचानक है ना, कभी कभी चलती हैं तो पता है कि नियत है मात्रा, अलग से तो हो नहीं सकती। कहाँ से आती हैं पौने? सागर। क्या पौनों का निर्माण सागर करता है? सूर्य से होता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर। जब उच्च दब का क्षेत्र बनता है नहीं होता। जैसे इनकी दिशा निर्धारित, वेग निर्धारित होता है, वेग और दिशा निर्धारित होता है। लेकिन जैसे स्थानीय पौने हैं तो गर्मी के मौसम में चलते हैं, सबको पता है। आपके अस्थायी पौने हैं वो वर्ष भर चलते हैं। लेकिन ये जो समसामयिक और मौसमी पौने हैं ये कहाँ से आ गए? ना तो स्थानीय तो है नहीं, और बाकी कहाँ से आए थे? मैम जहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दिन रात मतलब दिन रात नहीं, ये तो आप मुझे बता रहे हैं ना, ये जो दिशा निर्धारित होता है, जैसे स्थल से समुद्र की तरफ कब चलेंगी तो आपको पता है कि रात जो है स्थल से समुद्र की तरफ रात में चलेंगी, और समुद्र से स्थल की तरफ दिन में चलेंगी, घाटी से चोटी की तरफ दिन में चलेंगी, और चोटी से घाटी की तरफ रात में चलेंगी। ये तो हो गया कि आपका जो स्थानीय स्तर पे हवा अपनी दिशा बदलती है। ये भी निम्न और उच्च वायुदाब, जैसे दिन में आपका स्थल गर्म होता है और आपका सागर क्या होता है? ठंडा होता है। जो ठंडा होगा वहाँ उच्च वायुदाब होगा, यानी कि वहाँ से हवाएं स्थल की तरफ आएंगी, क्योंकि धरती गर्म है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, तो हवा दिन में कहाँ से आएगा? आपके जल से स्थल की तरफ आएगा, और रात में आपका स्थल ठंडा हो जाता है, सूर्य की किरणें नहीं मिलती, लेकिन समुद्र अभी भी गर्म होता है, तो इसलिए वहाँ निम्न वायुदाब है, यहाँ उच्च है, तो हवाएं रात में या स्थल से समुद्र की तरफ चलती है। घाटी में भी है, दिन में जो चोटियाँ होती हैं वो सूर्य की गर्मी से गर्म हो जाती है, निम्न वायुदाब बनेगा, तो घाटी से हवाएं चोटी की तरफ चलेंगी, रात में अपोजिट हो जाएगा, घाटी की तरफ चलेगी। लेकिन मैंने कहा जो समसामयिक पौने, अगर ध्यान नहीं जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके यहाँ मानसूनी पौने बनते हैं ना, ये आपके व्यापारिक पौनों का ही स्वरूप है। जो आपके व्यापारिक पौने हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके 30 से लेकर के 0 के बीच में व्यापारिक पौने चलते हैं और कोई दूसरी पवन नहीं है। स्थानीय है वो तो बहुत छोटी स्तर पर होती है। तो ये जो व्यापारिक पौने हैं ये अपना स्वरूप बदल देते हैं, ये दिशा बदल देते हैं अपना। रीज़न क्या है इनकी दिशा बदलने का? इसके लिए कई सारे रीज़न जिम्मेदार है। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं, हम भारत के बारे में देखते हैं क्योंकि भारत के बारे में ही पूछेगा, और फिर सेम वही आप हर जगह कंडीशन लगा लीजिएगा। आपको पता है कि जब आपका उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस समय कर्क रेखा हमारे मतलब भारत के बीचों बीच से जाता है, और आपने नाम सुना होगा ना ITCZ, इसको क्या कहते हैं? मेखला, बिल्कुल। ये आपका जो है ICZ, यानी कि ICZ जो है ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, और जहाँ भी ITCZ होता है हवाएं उधर ही चलती हैं, खास करके व्यापारिक पौने। तो आपकी 0 डिग्री पे ITCZ पाया जाता है, लेकिन जब सूर्य की किरणें आ जाती है कर्क रेखा पे, यहाँ का टेम्परेचर वहाँ के अपेक्षा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ITCZ कहाँ आ गया? कर्क रेखा पर। अब क्या होगा? यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, तो जो व्यापारिक पौने 0 पे जा रही थी वो 0 पे नहीं जाएंगी, बल्कि कहाँ आएगी? कर्क रेखा पे आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो व्यापारिक पौने हैं जो जा रही थी समुद्र की तरफ 0 की तरफ, वो जब वहाँ गई और पहुँची तो पता चला कि स्थल यहाँ का क्या हो गया? गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, और स्थल गर्म होने से निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन गया, और हवाएं हमेशा निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। और अगर ये इलाका 0 जो आपका है व्यापारिक पौने, मान लीजिए मैंने कहा ये है आपका, और ये आपके व्यापारिक पौनों का इलाका है, ये इस तरह से है, और आपका जो भारत है इस तरह से कुछ बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया ITCZ। अब ये पौने जो क्रॉस करके यहाँ आ रही थी, अब यहाँ पे बन गया ITCZ का इलाका, यानी कि निम्न वायुदाब। तो यही क्या होगी? कन्वर्ट होगी, क्योंकि और कोई यहाँ पे
पहुंचता है। फिर वहाँ से धीरे धीरे वो सफ़र तय करते हुए जून के लास्ट तक आपके उत्तर भारत तक पहुँच जाता है। इसमें टाइम लगता है। तो ये जो बन रहा है प्रोसेस, ये कौन है? व्यापारी कौनों का है। वो 1 जून से आना शुरू करेंगी और सितंबर तक ये इधर की तरफ बहती है। और सितंबर के बाद फिर क्या होगा? जैसे जैसे स्थल आपका ठंडा होगा, उच्च वायुदाब का एरिया बनेगा, वैसे वैसे हवाओं का दिशा फिर क्या होगा? वापस हो जाएगा। यानी कि ये जो हवाएं थी जो इधर से आई थी वो इधर को टर्न हुई। आपको पता है जब तक अवरोध ना मिले या निम्न वायुदाब का क्षेत्र ना मिले हवाएं अपनी दिशा नहीं बदलती। तो ये लोग जो इधर जा रही थी रिटर्न हो गई। जब तक यहाँ गर्मी इनको मिलेगा तब तक ये आती रहेंगी और आएंगी और बढ़ती रहेंगी। जहाँ तक गर्मी मिलेगा वहाँ तक जाएंगी। उसके बाद जैसे जैसे स्थल ठंडा होगा, ठंडा का मौसम आएगा, फिर इनके क्या होगा? ये उच्च वायुदाब की तरफ फिर आना शुरू करेंगी और फिर ये लौटेगी। इसी को हम कहते हैं लौटता मानसून। जो व्यापारी कौने गई थी बारिश करते हुए आगे बढ़ी थी, अब चूंकि निम्न वायुदाब क्षेत्र समुद्र पे बन चुका है, स्थल पे उच्च वायुदाब आ गया, चूंकि ठंडा का मौसम आया और स्थल अब क्या हो गया? ठंडा हो गया है, उच्च वायुदाब बन गया। तो हवाएं फिर समुद्र की तरफ लौटेंगी और फिर अपनी दिशा में बहना शुरू कर देंगी। यही आपका क्या हो गया है? आपका लौटता मानसून हो जाता है। जो लौटते मानसून से बारिश भारत में तमिलनाडु के तट पे मिलता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी रास्ते में मिल जाता है उन हवाओं को, इस वजह से पानी उठाती है और तमिलनाडु के तट पे बारिश कर देती है। लेकिन अगर वो तिब्बत और नेपाल होते हुए स्थल पे आ गए तो ठंडक में आप देखेंगे ना, आ गया ठंडक। यानी कि ये जो है मानसून के लौट जाने का समय है। इस समय हवा चल रही है और इसी वजह से देखिए नमी नहीं है उन हवाओं में। तो आप अगर क्रीम ना लगाइए तो आपके शरीर का मॉइस्चर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और आपको बार बार क्रीम लगाना पड़ता है। रीज़न क्या है? ये हवाएं बारिश कर चुकी हैं और अब ये लौट रही हैं, ये जा रही हैं, चूँकि सूर्य की किरणें चली गई हैं मकर रेखा पे। और अब क्या होगा? व्यापारी कोणों की दिशा 0 से फिर वापस मकर की। ये स्थिति जो आपके यहाँ बारिश के मौसम में थी, इस समय वो कहाँ देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण गोलार्ध में कंडीशन बन गया है। आपके यहाँ व्यापारी कोणें जो है वो लौट रही, अपनी दिशा फिर से पकड़ रही हैं और आप चूँकि स्थल से हवाएं आपके यहाँ गुजर रही है इसलिए उसमें नमी नहीं है, इसलिए वो जब नमी वाली चीज़ों को पाएंगे तो क्या करेंगे? उससे नमी खींचेंगे और आप लोग के शरीर में नमी रहती है और वो लोग क्या कर लेते हैं? आपके शरीर की नमी को खींचते हैं। तो ये रीज़न क्यों है? लौटती हवाओं का या व्यापारिक कोणों का जो स्थल से चल रहे हैं, जो काफ़ी शुष्क और ठंडी है। इसीलिए ठंडक की जो हवाएं देती हैं वो आपको ठंडी लगती है, क्योंकि उसमें शुष्कता बहुत ज़्यादा है और कम टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। जिसमें नमी रहता है वो हवाएं ना ज़्यादा ठंडी होती हैं और ना ज़्यादा गर्म होती हैं। जैसे बारिश के मौसम में आप देखेंगे हवाओं में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो आपके शरीर से लेती नहीं बल्कि आपके शरीर पे छोड़ देती हैं। तो आपको कैसी गर्मी लगती है? चिपचिपाहट वाली गर्मी लगती है। आपको लगता है कि मतलब गर्मी भी लग रहा है और उमस भी लग रहा है और मतलब ये पसीना सूखता नहीं है, क्योंकि हवा के अंदर अत्यधिक मात्रा में क्या है? नमी है और वो नमी क्या करेंगे? आपके शरीर पे छोड़ देंगे, इसलिए आपको चिपचिपाहट वाली गर्मी लगती है। उसके पहले गर्मियों में हवा में जब नमी नहीं होती है उस समय क्या होता है? आपके शरीर में पसीना नहीं रुकता और आपको ठंडा महसूस होता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन आपका शरीर करता है और उस समय वाष्पोत्सर्जन नहीं कर पाता, क्योंकि ऊपर से नमी उसको मिल रहा है तो वाष्पोत्सर्जन क्यों करेगा? तो इसलिए आपको चिपचिपाहट वाली गर्मी लगती है। और इस समय आपको क्रीम की ज़रूरत है, कोल्ड क्रीम की ज़रूरत है, जो आपके नमी को बरकरार रखे स्किन के, क्योंकि हवा क्या हो गई? फिर से ठंडी और शुष्क हो चुकी है और वो जा रही है अब इधर 0 की तरफ और ये स्थल से जाने की वजह से उसमें नमी नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है? इतने ज़्यादा शुष्कता है। बात क्लियर है? इसलिए अभी आप लोगों को कुछ दिन कोल्ड क्रीम से काम चलाना पड़ेगा। उसके बाद तो फिर हवाएं अपनी दिशा बदलेंगी और नमी लेकर के आएंगी, फिर आपको कोल्ड क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। तो हमने पढ़ा पादप पढ़ा और साथ ही हमने देखा जल में आपने देखा है कि जल में ऑक्सीजन कैसे होता है? 2 तरीके से, एक हवा से, दूसरा जो जलीय जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जल आपका संसाधन भी है और आवास भी है, जिससे आप बहुत सारा काम भी करते हैं। बहुत सारे जलीय जीवों और वनस्पतियों को निवास स्थल भी देता है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका मृदा। मिट्टी क्या है बताइए? मृदा या मिट्टी कैसे बनता है, क्या है, क्यों उपयोगी है, किसे कहते हैं मृदा? बताइए, आप सोचना पड़ेगा। डेली आप लोगों को सोचने पे मजबूर होना है और विचार करना पड़ता है। चट्टानों के अक्षय से होता है। चट्टानें जब टूट करके इकट्ठा होती हैं तो क्या होता है? उससे मिट्टी बनता है, उनका आवर्धन में होता है। ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे, सब आगे हैं तो अब आपको क्लास में